चैप्टर की शुरुआत करते हैं बेटा चैप्टर के नाम से और कोशिश करेंगे हम इस चैप्टर को आसान भाषा में पढ़ने की। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बेटा, चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो हमें इसमें सबसे पहले यह समझना है कि जो ये शब्द यहां पर मॉर्फोलॉजी लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बेटा कि एक ऐसी साइंस जिसमें हमें ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करना है। उस साइंस को या उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन क्या हुई बेटा? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। लिविंग के एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी को ही हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। लेकिन हमें इस चैप्टर में मॉर्फोलॉजी पढ़नी किसकी है? हमें मॉर्फोलॉजी पढ़नी है बेटा फ्लावरिंग प्लांट की। फ्लावरिंग प्लांट कौन से होते हैं? तो शायद आपने पढ़ा होगा, इसके लिए हम टेक्निकल शब्द इस्तेमाल करते हैं एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म को हम फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। तो क्वेश्चन आपके दिमाग में कई सारे आएंगे, क्या? जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि यार हम एंजियोस्पर्म की ही मॉर्फोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं? प्लांट तो और भी होते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा प्लांट अलग अलग ग्रुप में कैटेगराइज किए गए हैं, जैसे कि एल्गा है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। तो हम एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी क्यों स्टडी करते हैं? एंजियोस्पर्म अर्थ पर सबसे डोमिनेंट प्लांट है बेटा। डोमिनेंट मतलब सबसे ज्यादा स्पीसीज उन्हीं की है और वो अर्थ पर सबसे एडवांस प्लांट भी हैं और वो अर्थ पर सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, सबसे ज्यादा फैले हुए होते हैं। इससे भी ज्यादा जरूरी क्या है कि हम ह्यूमन बीइंग सबसे ज्यादा इंटरेक्शन जिस प्लांट के साथ करता है वो एंजियोस्पर्म है। सुबह शाम दोपहर जो हम खाना खाते हैं या अलग अलग टाइप के ऑर्नामेंटल प्लांट मतलब जो सजावटी प्लांट हैं या जिनसे हम मेडिसिन ऑब्टेन करते हैं, तो वो लगभग जितने प्लांट हम जिनसे डील करते हैं अपनी डेली लाइफ में बेटा वो एंजियोस्पर्म प्लांट है। इसीलिए इनकी स्टडी करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ह्यूमन बीइंग के लिए। तो इनकी स्टडी में हमें इस चैप्टर में केवल और केवल इसके एक्सटर्नल फीचर्स को स्टडी करना है। तो एक्सटर्नल फीचर क्यों स्टडी करने हैं या कोई भी फीचर हम स्टडी क्यों करते हैं? ताकि हम उस पर्टिकुलर प्लांट को आइडेंटिफाई कर पाए और उसका क्लासिफिकेशन कर पाए। जैसे कि आपने प्लांट किंगडम चैप्टर में प्लांट का क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, तो उसमें कहीं ना कहीं ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर या मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं जो फ्लावरिंग प्लांट के, वो हमें डेफिनेटली काम आएंगे। अब जो मॉर्फोलॉजी है बेटा किसी भी एक टिपिकल एंजियोस्पर्म प्लांट की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या नजर आता है। तो बेसिकली हमने क्या किया, सबसे पहले जो एंजियोस्पर्म प्लांट है हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। कैसे? ये है बेटा ग्राउंड लेवल के जो नीचे वाला पार्ट है इसको हमने कहा रूट सिस्टम। जो अंडरग्राउंड पोर्शन है इसको हम कहते हैं रूट सिस्टम और जो अबव द ग्राउंड जो पार्ट है उसको हम कहते हैं शूट सिस्टम। तो बेसिकली हमने इस प्लांट को या टिपिकल एंजियोस्पर्म प्लांट का मतलब क्या होता है? टिपिकल एंजियोस्पर्म प्लांट का मतलब होता है जो सामान्यतः या यूजुअली जो प्लांट के पार्ट होते हैं या उस प्लांट में क्या क्या है। एक्सेप्शनल प्लांट की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर कि किसमें लीफ नहीं है, किसी में स्टेम रिड्यूस है, हम उस प्लांट की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक टिपिकल एंजियोस्पर्म प्लांट की बात कर रहे हैं जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। जो अंडरग्राउंड पार्ट है उसको हमने बोला रूट सिस्टम और ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हमने बोला शूट सिस्टम। अब रूट सिस्टम के अंदर क्या होगा भाई? ऑब्वियसली रूट सिस्टम में बहुत सारी रूट्स होंगी। जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि ये मेन रूट है, एनसीईआरटी ने लिख रखा है तो मेन रूट है बेटा जो कि वर्टिकली ग्रो करती है यूजुअली, उसको प्राइमरी रूट कहा गया। उसकी ये ब्रांचेस हैं जिसको हम लेटरल रूट कह रहे हैं या सेकेंडरी टर्सरी रूट्स कह रहे हैं। और ये सभी की सभी रूट्स मिलकर क्या कंस्टिट्यूट करती हैं? रूट सिस्टम, जो कि यूजुअली अंडरग्राउंड पाया जाता है। हम एक्सेप्शनली तो रूट यार ऊपर भी हो सकती हैं, लेकिन हम यहां पर टिपिकल मतलब यूजुअल प्लांट डिस्कस कर रहे हैं, सामान्यतः जो कैरेक्टरिस्टिक प्लांट के अंदर पाई जाती है। अब जो ये अबव द ग्राउंड पार्ट है ये है सारा शूट सिस्टम। अब रूट के अलावा प्लांट के अंदर बहुत सारे अलग अलग पार्ट होते हैं, लाइक
जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा ये लीफ है, लीफ जहां पर एसोसिएटेड है उसका नाम स्टेम है, स्टेम के जिस पार्ट पर लीफ एसोसिएटेड होता है उसको हम नोड कहते हैं। तो मतलब ये वाले जो पार्ट जहां पर लीफ एसोसिएटेड है इसको मैं कहूंगा कि ये स्टेम के नोड है। उसके अलावा इस शूट सिस्टम में क्या क्या मौजूद है? इस शूट सिस्टम में लीफ के अलावा बेटा स्टेम है, उसके अलावा ये फ्रूट है और फ्लावर है। तो शूट सिस्टम के कौन से पार्ट हो गए? तो हमें पता चला है शूट सिस्टम के अंदर लीफ, स्टेम, फ्लावर और फ्रूट हो गया। बस इसके अंदर क्या शामिल नहीं है? इसके अंदर रूट शामिल नहीं है। तो रूट सिस्टम है जो बेटा वो हो गया अंडरग्राउंड पार्ट, और शूट सिस्टम हो गया जो कि अबव द ग्राउंड यूजुअली एक टिपिकल एंजियोस्पर्म प्लांट में प्रेजेंट होता है। तो ये फ्लावरिंग प्लांट है, उसके ये टिपिकल स्ट्रक्चर आपको नजर आए। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट होता है उसमें कौन से पार्ट होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम प्लांट को हमने दो अलग सिस्टम में डिवाइड किया। जैसे कि हमने बात की रूट सिस्टम, और दूसरी हमने बात की शूट सिस्टम की बात की। रूट सिस्टम में क्या होता है? इट कंस्टिट्यूट रूट्स, इसके अंदर रूट होती है, वो रूट अलग अलग है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये प्रेजेंट होता है बिलो ग्राउंड। अब हम यहां पर कोई एक्सेप्शनल केस की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर टिपिकल एंजियोस्पर्म प्लांट की बात कर रहे हैं। शूट सिस्टम है जो बेटा, इसमें क्या क्या होता है? इट कंस्टिट्यूट लीफ, स्टेम ब्रांचेस, उसके अलावा फ्लावर, फ्रूट एटसेट्रा। अब मैंने एटसेट्रा क्यों लिखा? इसके अलावा और भी पार्ट हो सकते हैं, जैसे कि टेंड्रिल है, थोर्न है, जो कि हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वो सभी मिलकर एक शूट सिस्टम बनाते हैं। अब जो शूट सिस्टम है ये कहां प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट होता है बेटा अबव द ग्राउंड प्रेजेंट होता है। तो एक टिपिकल एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर हमने दो पार्ट देखे, एक है रूट सिस्टम जो कि बिलो द ग्राउंड प्रेजेंट है, एक है शूट सिस्टम जो कि अबव द ग्राउंड प्रेजेंट है। इसके बाद बाकी हम यहां पर प्लांट को कैसे डिवाइड करेंगे, प्लांट के पार्ट को कैसे समझेंगे? हमने प्लांट के पार्ट को फर्दर दो ग्रुप में कैटेगराइज किया। अब ये दो ग्रुप कौन से हैं, दो ग्रुप किस बेसिस पर बनाए गए, ये हम देखते हैं बेटा। तो हमने यहां पर प्लांट पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले है वेजिटेटिव पार्ट्स और दूसरे हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई इससे पहले तो हमने रूट और शूट सिस्टम में डिवाइड किया, वो हमने किस बेसिस पर किया कि कौन सा पार्ट बिलो द ग्राउंड प्रेजेंट है या कौन सा पार्ट अबव द ग्राउंड प्रेजेंट है। लेकिन हम यहां पर जो ये दो पार्ट पढ़ रहे हैं या दो टाइप के पार्ट पढ़ रहे हैं प्लांट के, वो किस बेसिस पर पढ़ रहे हैं? वो हम पढ़ रहे हैं कि जो प्लांट पार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, दोबारा सुनो, जो प्लांट पार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है उसको हम कहेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट कहेंगे। लेकिन जो पार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शामिल नहीं है, दोबारा सुनो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शामिल नहीं है, उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट। अब देखो, सबको ये पता हो सकता है कि वेजिटेटिव पार्ट होते कौन से हैं। मैं आपसे पूछूंगा तो आप बता देंगे कि रूट, लीफ और स्टेम वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, लेकिन जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो फ्लावर होता है। ठीक बात है, अब बता देंगे, लेकिन हमें इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में कौन होता है वेजिटेटिव पार्ट और कौन होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो वेजिटेटिव पार्ट वो पार्ट होता है प्लांट का बेटा जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। पार्ट ऑफ प्लांट विच डू नॉट इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। अब आपने तो ये सुना होगा, ये पार्ट हैं जो वेजिटेटिव पार्ट, ये तो यार रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब दूसरी कौन सी रिप्रोडक्शन बच गई जो जिसमें ये पार्ट ले सकते हैं? वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसका एक स्पेसिफिक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये पार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, लेकिन एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं जिसका नाम है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये पार्ट कौन से हैं। इन पार्ट के नाम है बेटा, सबसे पहले मैंने लिख दिया रूट, उसके बाद लिख दिया लीफ, उसके बाद मैंने लिख दिया स्टेम लिख दिया। तो ये जो प्लांट के पार्ट है इसको हमने लिख दिया वेजिटेटिव पार्ट्स। अब आपके दिमाग में फिर ये क्वेश्चन आएगा, क्या सारे प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट नया प्लांट बना सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। स्पेसिफिक प्लांट के ही वेजिटेटिव पार्ट नया प्लांट बनाने के कैपेबल हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी प्लांट के आप रूट लीफ स्टेम को सोइल में गाड़ दोगे और उससे नया प्लांट बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि स्पेसिफिक प्लांट, जैसे कि आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा, ब्रायोफाइलम एक प्लांट है, उसके लीफ को यदि सोइल से उसमें लीफ में किनारों पर यदि कट लग जाए और वो सोइल के कांटेक्ट में आए तो वहां पर नया प्लांट बनता है लीफ से। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक प्लांट का लीफ कैपेबल है कि वो नया प्लांट बना सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो याद रखें, वेजिटेटिव पार्ट यदि इन्वॉल्व है रिप्रोडक्शन में, लेकिन वो डेफिनेटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, वो यदि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है तो उसको हम लिखेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, उसको हम लिखेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अगली बात, रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है बेटा, जैसे कि आपको पता लग ही गया होगा, विच इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। और जैसे कि आपको पता होगा कि जो फ्लावर है वो पार्ट है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, जिससे सीड एंड फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो पार्ट है प्लांट के, ये हो गए रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो हमने ये डिवाइड कर लिया प्लांट पार्ट को, पहला है वेजिटेटिव पार्ट, दूसरा है रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके बाद नेक्स्ट है, हमें प्लांट को अलग अलग, या जो एंजियोस्पर्म प्लांट है या प्लांट है, हमने उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना है। अब आप कहोगे ये क्यों करना है? आप कभी पहली नजर में प्लांट देखना, तो जब आप उस प्लांट को देखोगे ना तो डेफिनेटली आप ये बता दोगे कि ये प्लांट ट्री मतलब वृक्ष है, ये प्लांट हर्ब मतलब शाख है, और ये प्लांट झाड़ी मतलब श्रब या स्क्रब है। अब आप कहोगे ये क्या होता है, टेक्निकली हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो हमने क्या किया, प्लांट को 3 ग्रुप में कैटेगराइज कर लिया। सबसे पहले मैंने लिख दिया कि हर्ब्स क्या होती हैं, हर्ब्स जिसको हम हिंदी में कहते हैं शाक। शायद आपको मालूम हो कि हम शाकाहारी मतलब हर्बीवोर कब होंगे, जब हम हर्ब मतलब प्लांट खाएंगे, प्लांट प्रोडक्ट खाएंगे। तो जो हर्ब है ये टेक्निकली क्या होती है? हर्ब होती है बेटा जिसका स्टेम, ऐसी प्लांट जिसका स्टेम सॉफ्ट हो। सॉफ्ट कब होगा? जब उसमें लकड़ी ना हो, मतलब वो वुडी ना हो, और सॉफ्ट होगा और वो यूजुअली ग्रीन होता है और वो फोटोसिंथेटिक करता है, सॉफ्ट होता है। ऐसा प्लांट जिसका भी आपने बेटा स्टेम सॉफ्ट ऑब्जर्व किया हो, वो क्या होता है? वो होता है हर्ब। जैसे कि मोस्ट कॉमन एग्जांपल देता हूं मैं, मान लो मैं कहूं कि वीट का प्लांट आपने ऑब्जर्व किया है, राइस प्लांट आपने ऑब्जर्व किया हो, ये सभी के सभी हर्बेशियस प्लांट होते हैं या हर्ब्स होती हैं, मतलब शाक होती हैं। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये वाला जो पार्ट है दैट इज हर्ब। ये जो प्लांट आपको यहां पर नजर आ रहा है इसको मैं लिखूंगा कि ये हर्ब है या हर्बेशियस प्लांट है। अब आप कहोगे ये तो एनसीईआरटी के अंदर नहीं लिखे हैं। भाई जब आप फैमिलीज पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको अलग अलग टाइप के वेजिटेटिव कैरेक्टर के अंदर, फैमिली के वेजिटेटिव कैरेक्टर के अंदर आपको इस टाइप के ये वर्ड देखने को मिलेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगली बात, इसके बाद दूसरे टाइप के जो प्लांट है उसको हम कह रहे हैं स्क्रब या शर्ब्स। इसको मैं लिखूंगा झाड़ी। अब आप कहोगे यार ये झाड़ी सुना सुना तो है, लेकिन ये कौन सी झाड़ी है?
भाई सबसे सिंपल एग्जांपल है रोज। गुलाब का जो प्लांट आपने देखा होगा वो एक प्रकार की झाड़ी है। अब आप झाड़ी के कैरेक्टर कैसे बताओगे? भाई झाड़ी के अंदर स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या है? इसका स्टेम सॉफ्ट नहीं होता, इसका स्टेम होता है वुडी, वुडी होता है, लेकिन ज्यादा थिक स्टेम नहीं होते, थिन स्टेम होते हैं, लेकिन उसके अंदर लकड़ी होती है और वो हार्ड होते हैं, सॉफ्ट नहीं होते हैं। अब और ये स्टेम होता है ब्रांच, इसके अंदर ब्रांचिंग बहुत ज्यादा होती है, हेविली या प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड मैं इसको लिख सकता हूं। जैसे कि आप इस बी प्लांट को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ये जो प्लांट है ये झाड़ी है और मतलब शर्ब है, मतलब स्क्रब है, और इसके अंदर प्रोफ्यूज ब्रांचिंग होती है। अब आप कहोगे यार ये लकड़ी तो यार ट्रीज में भी होती है, तो इनमें क्या फर्क है वो भी आपको बताता हूं मैं, कि जो स्टेम है यहां पर वुडी है, ब्रांच्ड है और हेविली ब्रांच्ड होता है, और जो कि एक पर्टिकुलर कैनोपी नहीं बनाता। मतलब कैनोपी क्या होती है? कैनोपी वो पार्ट होती है ट्रीज का जिसकी छाया में हम बैठते हैं। तो ये ट्री है ना, जो ये ट्री का एक फीचर होता है कि ये इसकी कैनोपी होती है, लेकिन इस प्लांट की छाया में हम नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि प्लांट छोटे होते हैं, शॉर्ट होते हैं, ठीक है ना, शॉर्ट होते हैं, ठीक है। तो गुलाब के प्लांट के साइड में बैठ सकते हो आप, लेकिन उसके नीचे नहीं बैठ सकते आप, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, ऐसे प्लांट को हम कहेंगे शर्ब्स। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा तीसरे टाइप के जो प्लांट हमने डिस्कस करने हैं, दैट आर ट्रीज, वृक्ष। ट्रीज, ये ट्रीज क्या होते हैं बेटा? ट्रीज के अंदर जो स्टेम है अगेन वो वुडी होता है, ठीक है, लेकिन इनके अंदर एक स्पेसिफिक कैनोपी होती है जिसके नीचे हम बैठ सकते हैं। तो कैसे सिंपली भाषा में, आसान भाषा में कैसे पढ़ोगे इसको? जिसका स्टेम सॉफ्ट हो, हर्ब्स, मतलब लकड़ी ना हो उसमें, जिसमें लकड़ी हो तो वो शर्ब्स और वृक्ष मतलब ट्रीज हो सकते हैं। इसके बाद कैसे कैटेगराइज करेंगे? जिसकी छाया में ना हम बैठ सके उसको हम कहेंगे शर्ब्स, और जिसकी छाया में हम बैठ सके उसको हम कहेंगे ट्रीज। तो हमने ये अलग अलग टाइप के प्लांट जो कि हम पहली नजर में देख सकते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाए नीम का प्लांट क्या होता है, नीम का प्लांट आप डेफिनेटली बता दो कि ट्रीज होते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा अब हम एक टिपिकल एंजियोस्पर्म प्लांट के स्पेसिफिक पार्ट को स्टडी करते हैं जिसका नाम है रूट। तो थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करते हैं कि रूट एक्चुअल में क्या होती है। अब आप कहोगे यार रूट तो वो पार्ट होता है प्लांट का जो कि अंडरग्राउंड होता है और जो कि नीचे से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है। बिल्कुल सही पढ़ा है आपने, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा कि प्लांट को रूट की आवश्यकता ही क्या है। देखिए, आपको पता है कि जो प्लांट है बेटा वो कहां इवोल्व हुए, तो आपको पता होगा प्लांट या कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका इवोल्यूशन हुआ पानी में। तो जब एक प्लांट पानी में रहता है, मान लो मैं कहूं कि यहां पर कोई एल्गा है, ऑब्वियसली एल्गा पानी में होगी, जिसको मैं काई कह रहा हूं, ये पानी में है, ये एल्गल बॉडी है। यदि इसको क्या चाहिए भाई, प्लांट को क्या चाहिए होता है? पानी चाहिए होता है, CO2 चाहिए होती है, लाइट चाहिए होती है, और वो उसको इसी पर्टिकुलर एक ही जगह पर आपको लाइट, यहां पर लाइट मिल जाएगी, इसको CO2 मिल जाएगी पानी में जो डिसॉल्व है, और यहीं से ही ये पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक बात है। तो चारों तरफ से ये पानी एब्जॉर्ब कर सकता है, लाइट इसकी हर एक सेल के ऊपर इंसिडेंट हो जाएगी और हर एक सेल अपना इंडिपेंडेंटली फोटोसिंथेसिस कर पाएगी, ठीक बात है। तो ये जो एल्गा है ये फोटोसिंथेटिक है, इसके हर एक पार्ट में फोटोसिंथेसिस चल रहा है। लेकिन यदि कोई प्लांट पानी में ना रहकर टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड मतलब ग्राउंड पर आ जाए, ठीक है, या जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है उनके पास क्या है, सुनना ध्यान से, यदि वो प्लांट लैंड के सरफेस पर पड़ा है, ठीक है, तो यहां पर क्या प्रॉब्लम फेस करेगा प्लांट? भाई इसके लिए क्या लाइट अवेलेबल है? यस, सरफेस पर लाइट तो अवेलेबल है। क्या यहां पर CO2 अवेलेबल है? यस, CO2 अवेलेबल है, लेकिन पानी का है, पानी तो यहां नीचे है, पानी तो यहां नीचे है। तो आप कभी समझना, ये प्लांट यदि नीचे रहने लग जाए तो नीचे लाइट नहीं है, यदि ये प्लांट ऊपर रहने लग जाए तो ऊपर पानी नहीं है, मतलब जहां लाइट है वहां पानी नहीं है, जहां पानी है वहां लाइट नहीं है। तो प्लांट ने क्या जुगाड़ किया? प्लांट ने किया एक नंबर का जुगाड़। क्या? प्लांट ने बनाया एक एक्सटेंशन, और वो एक्सटेंशन नीचे से क्या एब्जॉर्ब करके देगा इसको? वो इसको वाटर एब्जॉर्ब करके देगा। इसका मतलब क्या है? ये जो एक्सटेंशन है ना, जिसको आप रूट समझते हैं या रूट पढ़ते हैं, ऑब्वियसली रूट ही है ये जो रूट है ये
कौन से प्लांट की रिक्वायरमेंट है, तो आप कभी समझना जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है, मतलब जो स्थलीय प्लांट होते हैं, मतलब जो लैंड पर रहते हैं, उन प्लांट की नीड है रूट। इसका मतलब जो एक्वेटिक प्लांट है, मतलब जो प्लांट पानी के अंदर पाए जाते हैं, उनको रूट की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि वो तो चारों तरफ से पानी ले लेंगे। ठीक है ना। ये उसी प्रकार की बात हुई कि भाई पानी, जैसे कि हम टेरेस्ट्रियल कंडीशन में रहते हैं, हमें नहाने के लिए स्पेसिफिक कंडीशन क्रिएट करनी पड़ती है, बाल्टी में पानी भरना पड़ता है, तो हमें वॉशरूम में जाना पड़ता है नहाने के लिए। अब आप कहोगे मछली कहाँ नहाएगी? अरे मछली तो पानी में ही है, उसको कहाँ जाने की जरूरत है? तो इसका मतलब क्या है कि ये प्लांट तो पानी में पड़ा है, इसको रूट की कहाँ जरूरत है? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो रूट है ना, वो एक फीचर है टेरेस्ट्रियल प्लांट का। इस बात को आप दिमाग में बसाएं। तो मैंने लिखा क्या रूट है जो, ये एक एडेप्टेशन है, एडेप्टेशन, एडेप्टेशन ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट, टेरेस्ट्रियल प्लांट की एडेप्टेशन, नीड है उसकी। हम ये कह देते हैं ना, इसमें प्रेजेंट है रूट, इसमें नहीं है, काई में एब्सेंट होती है रूट। अरे भाई, काई में रूट एब्सेंट तो आप पढ़ते होगे, लेकिन सच देखा जाए तो उसको जरूरत ही नहीं है रूट की। तो एब्सेंट होने में और जरूरत ना होने में बहुत फर्क होता है। तो इस बात को समझो आप, क्या कि भाई जो रूट है ना, वो एक जरूरत है, मतलब एडेप्टेशन है। कौन से प्लांट की? टेरेस्ट्रियल प्लांट की। हमें ये बात पता लग गई डेफिनेटली। लेकिन रूट के फीचर्स क्या होते हैं? रूट के क्या फीचर होते हैं? तो मैंने क्या लिखा, समझने की कोशिश करना बेटा। तो रूट तो हमें पता लगा ना यार, अंडरग्राउंड होती है, तो मैंने लिख दिया यूजुअली अंडरग्राउंड। अब मैं यूजुअली क्यों लिख रहा हूं, इसके पीछे वजह है। यूजुअली मैंने लिख दिया कि ये अंडरग्राउंड होती है, बहुत बढ़िया बात है। और यूजुअली इसके कंटेक्ट में लाइट भी नहीं होती। तो लाइट नहीं होगी तो ये ग्रीन, मतलब क्लोरोफिल नहीं बना पाएगी, क्लोरोफिल नहीं बनाएगी तो हरी नहीं होगी, हरी नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगी। तो मैंने लिख दिया कि भाई ये रूट्स हैं जो वो यूजुअली नॉन ग्रीन होती हैं। लेकिन क्या आप एक्सेप्शन बता सकते हैं कि किसी प्लांट की रूट है जो ग्रीन होती हो? डेफिनेटली बता सकते हैं। सिंघाड़े के अंदर रूट, सिंघाड़ा आपने शायद सुना होगा, ट्रापा, उसके अंदर रूट ग्रीन होती है और फोटोसिंथेटिक होती है। लेकिन यहां पर हम लिखते हैं नॉन ग्रीन है और नॉन फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करती, क्योंकि इनका काम भी नहीं है फोटोसिंथेसिस करना, ये नॉन फोटोसिंथेटिक होती है। बहुत बढ़िया बात है। अगली बात, जो रूट होती है बेटा, इस रूट के ऊपर लीफ जैसी स्ट्रक्चर नहीं होती। ऑब्वियसली लीफ है जो यार, वो तो स्टेम का फीचर है, स्टेम के साथ, स्टेम का फीचर नहीं, स्टेम के साथ एसोसिएटेड है। अब जो रूट होती है बेटा, इसके ऊपर लीफ एसोसिएटेड नहीं होते, और लीफ के साथ साथ इस पर नोड एंड इंटरनोड्स आर एब्सेंट, नोड एंड इंटरनोड्स आर एब्सेंट। अब आप कहोगे ये नोड और इंटरनोड क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टेम के, मान लो मैं कहूं कि स्टेम है, इस स्टेम के ऊपर जहां पर लीफ एसोसिएटेड होगा, जहां पर लीफ एसोसिएटेड होता है, उस जगह को हम कहते हैं नोड। और अगला लीफ मान लो यहां जुड़ा हुआ है, तो उसको भी हमने क्या बोला, इस पार्ट को हमने क्या बोला, नोड। तो ये नोड और इसके बीच का जो स्पेस है, इसको हम क्या कहेंगे, या जो पार्ट है ये दो सक्सेसिव नोड के बीच का, उसको हम बोलेंगे इंटरनोड। तो नोड और इंटरनोड इसमें एब्सेंट है। अब नोड और इंटरनोड किसका फीचर है? स्टेम का फीचर है। इसका मतलब यह है कि हम नोड और इंटरनोड को देखकर यह बता सकते हैं कि यह स्टेम है या ये रूट है। किस पर प्रेजेंट होगा नोड और इंटरनोड? स्टेम के ऊपर प्रेजेंट होगा। किस पर नहीं होगा? रूट पर नहीं होगा। अगली बात, इसके बाद हम बात करते हैं बेटा, जो रूट होती है इसके ऊपर बर्ड्स एब्सेंट होती है। अभी बात करेंगे कि बर्ड्स क्या होती हैं। तो मैंने लिख दिया बर्ड्स आर एब्सेंट। अब आप कहोगे यार ये लिख दिया इतना भयानक सा वर्ड, ये क्या होता है? आसान भाषा में सुनो, बर्ड होता है ग्रोविंग पॉइंट्स, ग्रोविंग पॉइंट। यदि प्लांट के ऊपर कोई ग्रोविंग पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने यहां ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया था? मान लो मैं कहूं कि ये एक टिपिकल प्लांट है, ये एक टिपिकल प्लांट है। इस प्लांट की ग्रोथ है वो टिप से हो रही है, या साइड में जो ब्रांचिंग वगैरह बन रही है वहां हो रही है। ठीक बात है। तो
प्लांट के अंदर जहां पर ग्रोथ चल रही है, स्पेसिफिकली जो ग्रोविंग पॉइंट है, उसको हम कहते हैं बर्ड्स कहते हैं, ठीक है। जो कि टिपिकली बर्ड जो है वो रूट पर एब्सेंट होती है। तो मैं यहां पर ये बता सकता हूं कि जो रूट है उसके ऊपर बर्ड्स एब्सेंट होंगी। तो बर्ड किसका फीचर है? बर्ड फीचर है, याद रखना, स्टेम का। फॉर एग्जाम्पल, डिटेल में समझो थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं कहूं कि ये रूट है, ये रूट की ब्रांचेस है, रूट की ब्रांचेस है ये, ठीक है। अब जो ये रूट है इसके ऊपर याद रखना नोड और इंटरनोड नहीं होता और बर्ड्स भी नहीं होती हैं, ठीक है। तो जो स्टेम है, यदि आप उस पर देखो कि बर्ड कहां है एक्चुअल में, तो मान लो मैं ये कहूं कि ये स्टेम है, ये स्टेम की ये हो गई इसके ऊपर नोड और इंटरनोड। तो ये जो नोड है इसके ऊपर लीफ एसोसिएटेड होगा, इसके ऊपर ये लीफ एसोसिएटेड है, लीफ एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ये बीच वाला पार्ट क्या हो गया? अब ये वाला पार्ट हो गया इंटरनोड, ठीक बात है, ये वाला पार्ट हो गया इंटरनोड। ये तो लीफ एसोसिएटेड होगा स्टेम पर, न कि रूट पर। और जहां पर ये लीफ एसोसिएटेड है, स्टेम के इस पार्ट को हम लिखेंगे नोड। ये भी क्या हुआ? नोड। दो सक्सेसिव नोड के बीच का स्पेस या पार्ट क्या हुआ? इंटरनोड हो गया। बिल्कुल सही बात है। बात तो बर्ड की चल रही है, मैं क्या बताने लग गया, समझना ध्यान से। स्टेम के टिप पर ग्रोविंग पॉइंट होता है जहां से वो ऊपर की तरफ ग्रो करता है। बहुत बढ़िया बात है। लीफ और स्टेम के बीच में यहां पर एक और ग्रोविंग पॉइंट होता है, ग्रोविंग पॉइंट होता है। तो ये नोड जो कि एंड पर प्रेजेंट है, इसका नाम है टर्मिनल बड, जो कि एंड पर है, टर्मिनल बड है। और ये जो बड है जो कि लीफ और स्टेम के एंगल पर, फॉर एग्जांपल दिस वन इज स्टेम और यहां पर ये नोड है, यहां पर ये लीफ एसोसिएटेड है। तो लीफ और स्टेम के बीच का जो ये एंगल है, दिस पार्ट, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम कहते हैं एक्साइल। और इस एक्साइल पर जो भी कुछ होगा उसके लिए हम शब्द इस्तेमाल करेंगे एक्सिलरी। तो जो ये बड हो गई, इसका नाम हो गया एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड। तो ये जो बड ग्रोविंग पॉइंट जिसको हम कह रहे हैं ना, ये केवल और केवल स्टेम के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यार जो रूट है उसके ऊपर बर्ड्स एब्सेंट होगी, जो ग्रोविंग पॉइंट उसके ऊपर एब्सेंट होते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल रूट होती हैं जिसके ऊपर बर्ड्स होती हैं। कैसे? तो मैंने लिखा यहां पर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट शकरकंदी, शायद सुना होगा आपने, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो है जो आपने खाया है, स्वीट पोटैटो। शकरकंदी जो आपने खाई है, शकरकंद जो आपने खाया है, इस शकरकंद को याद रखना, ये जो शकरकंद है बेटा, इसको हम आलू के जैसे सोयल में डालकर नया प्लांट बना सकते हैं। इसका मतलब इस शकरकंद के ऊपर कोई ना कोई ग्रोविंग पॉइंट होगा जो कि नया प्लांट बनाने में रोल प्ले करेगा। तो यूजुअली जो रूट होती है ना, उसके ऊपर बर्ड्स नहीं होते हैं। एक्सेप्शन हमने यहां पर डिस्कस कर लिया जिसका नाम है स्वीट पोटैटो। तो आप बात समझना कि जो रूट है उसके क्या फीचर हुए। रूट है यूजुअली क्या होती है? अंडरग्राउंड होती है, नॉन ग्रीन होती है, नॉन फोटोसिंथेटिक होती है, नोड इंटरनोड एब्सेंट होता है, बर्ड्स एब्सेंट होते हैं। लेकिन स्वीट पोटैटो में एक्सेप्शनल बर्ड होती है, इसको रेडिकल बर्ड बोलते हैं क्योंकि ये रूट पर प्रेजेंट है। बाकी फीचर क्या है रूट के? रूट है जो, उसकी ग्रोथ आप ऑब्जर्व करना। इसकी जो ग्रोथ है, इस रूट की जो ग्रोथ है वो वाटर की तरफ होगी। तो यहां पर वाटर है तो वाटर की तरफ होगी, ठीक बात है। इधर से यदि लाइट इंसिडेंट हो रही है तो लाइट के अगेंस्ट होगी। भाई लाइट की तरफ थोड़ी ना रूट ग्रो कर रही है, लाइट के अगेंस्ट ग्रो कर रही है। अगली बात क्या है? ग्रेविटी जो कि इसको नीचे की तरफ खींच रही है, उस ग्रेविटी की तरफ ग्रो कर रही है। तो हम यहां पर डायरेक्शन की बात कर सकते हैं कि जो रूट की ग्रोथ है उसकी क्या डायरेक्शन। मैं रूट की डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रूट की ग्रोथ की डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। तो मैं बात करूंगा डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ रूट ग्रोथ। जो रूट ग्रो कर रही है उसकी क्या डायरेक्शन है? रूट की ग्रोथ की डायरेक्शन है स्पेसिफिक, क्या? तो मैंने लिख दिया टुवार्ड वाटर, टुवार्ड वाटर, पानी की तरफ। तो मैंने इसको लिख दिया, इसकी ग्रोथ है जो, उसको मैंने लिख दिया पॉजिटिव, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉफिक,
हाइड्रोट्रॉफिक ग्रोथ, मैंने इसको मेंशन कर दिया। हाइड्रो का मतलब है पानी, और ट्रॉफिक जो कि ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, पानी की वजह से जो इन्फ्लुएंस्ड हुई उस ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। और पॉजिटिव का मतलब होता है अलोंग दिस पानी, मतलब जिधर पानी है उसी की तरफ, अलोंग। आपने देखा होगा ना, जब जैसे कि यदि कोई, जैसे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हम बात करते हैं तो पॉजिटिव साइन लेते हैं उसके लिए। तो ऐसे ही यदि कोई जहां पर रूट की ग्रोथ हो रही है पानी की तरफ हो रही है तो हमने साइन यूज किया पॉजिटिव, और यदि उसके अगेंस्ट हो रही है तो हमने क्या यूज किया, नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्टेम है वो पानी के अगेंस्ट ग्रो कर रहा है। तो आप क्या बताओगे, तो इसके लिए मैं क्या शब्द यूज करूंगा, नेगेटिव हाइड्रोट्रॉफिज्म। तो स्टेम की ग्रोथ क्या होगी, नेगेटिव हाइड्रोट्रॉफिज्म। रूट की ग्रोथ क्या होगी, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉफिज्म या हाइड्रोट्रॉफिक ग्रोथ हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं टुवार्ड ग्रेविटी। ग्रेविटी की तरफ ग्रोथ हो रही है, ग्रेविटी की तरफ ग्रोथ, इसको लिखेंगे हम पॉजिटिव जियोट्रॉफिज्म। उसके बाद है, लिखूंगा मैं अगेंस्ट लाइट, लाइट के अगेंस्ट ग्रोथ हो रही है। तो अगेंस्ट के लिए हमने लिखा नेगेटिव। लाइट मतलब फोटोट्रॉफिक या फोटोट्रॉफिज्म शो करती है। तो मतलब ये फिनोमिना है जो अगेंस्ट द लाइट ग्रो करने का, उसको हमने लिख दिया फोटोट्रॉफिज्म, नेगेटिव फोटोट्रॉफिज्म ऑब्वियसली। तो नेगेटिव पॉजिटिव तो दिखा रहा है डायरेक्शन, और हाइड्रो मतलब पानी से इन्फ्लुएंस्ड है जो ग्रोथ, जियो मतलब जो ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस्ड है, और फोटो मतलब जो लाइट से इन्फ्लुएंस्ड है ग्रोथ। तो हमने ये फीचर पढ़े हैं रूट के। अब हम बहुत सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे, जैसे कि रूट कहां से पैदा हुई, मतलब सीड में कहां से रूट निकली है, मतलब रूट का ओरिजिन क्या है। तो हम देखते हैं बेटा, अलग अलग प्रकार से के जो रूट है वो कितने प्रकार की होती है और वो कहां कहां से ओरिजिनेट होती है, ध्यान से समझना बेटा। तो हमने रूट को कैटेगराइज करना है, मतलब हमें डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ रूट क्या है। हमने रूट के टाइप बताए, हमने रूट को दो पार्ट में डिवाइड किया, दो टाइप का बता दिया। कैसे, ध्यान समझना। यदि रूट को हम ओरिजिन के बेसिस पर डिफरेंशिएट करते हैं या उसको डिवाइड करते हैं तो वो हमें नजर आती है दो टाइप की। ये क्या होता है, ध्यान से सुनना। जो रूट है बेटा ऑन दी बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेसिस पर जो रूट है वो दो प्रकार की होती है। सबसे पहले मैंने लिख दिया टैप रूट, और दूसरा मैंने लिखा एडवेंटिशियस रूट। यदि आप आसान भाषा में जानना चाहते हैं, इस एडवेंटिशियस शब्द का मतलब होता है, आपको याद रखने के लिए काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा समझने में। इसका मतलब होता है कहीं और से। अब आप कहोगे कहां से, कहीं और से, कहां से अभी बात करते हैं। देखो, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट में क्या फर्क होता है, तो भाई ओरिजिन के बेसिस पर ही बताएंगे ना डिफरेंस। तो बात को समझना, यदि मैं सबसे पहले ओरिजिन ही देखूं कि जो टैप रूट है वो ओरिजिन में कैसे अलग है, एडवेंटिशियस रूट कैसे अलग है, तो हम ये देखते हैं बेटा। सबसे पहले समझो ओरिजिन इसका कहां से हुआ। यदि आप बीज आपने देखा होगा, जैसे कि आपने यदि मटर का बीज देखा हो, या आपने चने स्प्राउट करने के लिए पानी में भिगो कर रखे हो, या कोई स्प्राउटेड बीन बाकी कोई और आपने पानी में भिगो के रखा हो, जिसको आप भिगोकर उसके बाद उसमें से वो दो धागे से निकल जाते हैं ना, उसके बाद आप उसको खाते हैं। खासतौर पर मोस्ट कॉमनली जो चना स्प्राउट करवाया जाता है, या कुछ दाल है उनको स्प्राउट करवाया जाता है, राजमा है, लोबिया है, इनको स्प्राउट करके यूजुअली खाया जाता है। तो यदि आप किसी बीज को, जो कि मैंने नाम लिए, आपने ध्यान दिया होगा, मान लो मैं कहूं कि ये हमारे पास एक बीज है जो कि है ग्राम, मतलब चने का बीज है ग्राम। ये चना या इसका बीज कैसे जर्मिनेट कर गया, कैसे स्प्राउट कर गया। भाई स्प्राउट कर गया तो आपको एक चीज आइडिया होना चाहिए कि ये बीज जिंदा है, मरा हुआ नहीं है। यदि ये मरा हुआ होता तो ये जर्मिनेट ही नहीं करता, ठीक है, वो धागे से इसमें से नहीं निकलते। तो इस चने के अंदर क्या है, एम्ब्रियो होता है, और इस एम्ब्रियो के अंदर,
मान लो मैं कहूं कि मैंने ये बना दिया एम्ब्रियो, तो ग्राम है जो, ये तो एक सीड है, लेकिन इस सीड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है सीड का? एम्ब्रियो, भ्रूण, जिससे नया प्लांट बनेगा। अब समझना ध्यान से, जो टैप रूट है ना बेटा, वो इस एम्ब्रियो के एक स्पेसिफिक पार्ट से राइज होती है, और उस एम्ब्रियो के स्पेसिफिक पार्ट का नाम होता है रेडिकल। तो मैं सिंपली क्या बता सकता हूं, ऐसी रूट जो कि एम्ब्रियो के एक स्पेसिफिक पार्ट से राइज हुई हो, और उस स्पेसिफिक पार्ट का नाम है रेडिकल। मतलब जो रूट रेडिकल से राइज हुई है उसका नाम होता है टैप रूट। लेकिन जो रूट इस रेडिकल के अलावा कहीं और से, मतलब कहीं से भी अराइज हो, उस रूट को हम क्या कहेंगे? एडवेंटिशियस रूट। आई थिंक अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि इस कहीं और से का मतलब क्या है। इस कहीं और से का मतलब क्या है कि भाई ओरिजिन है क्या? अदर देन रेडिकल। इसका ओरिजिन है अदर देन रेडिकल, मतलब रेडिकल के अलावा चाहे कहीं और से निकले, बस कहीं से निकले, हमें कोई मतलब नहीं है, उसको हमने लिख दिया एडवेंटिशियस रूट। तो हमें बेसिकली ये बात पता चली क्या, कि भाई टैप रूट वो होती है जिसका ओरिजिन क्या हो, तो मैंने लिख दिया फ्रॉम रेडिकल। भाई ऐसी रूट जो कि रेडिकल से राइज होगी। रेडिकल क्या होता है? एक एम्ब्रियो का पार्ट होता है। एम्ब्रियो कहां होता है? सीड में होता है। ठीक बात है। अब थोड़ा सा और डिटेल में एनालाइज करते हैं। देखो, ये टैप रूट, ये हमने लिख दिया एडवेंटिशियस रूट। ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये एक टैप रूट का एग्जांपल, टैप रूट का स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा, जिसमें आपको ये मेन रूट नजर आएगी। अभी डिटेल में बताएंगे इसके बारे में कि ये मेन रूट कैसी कैसी होती है। तो हमें बेसिकली क्या पता चला? ओरिजिन के बेसिस पर हमें पता चला दो प्रकार की रूट होती है। कौन सी? टैप रूट जो कि रेडिकल से राइज होगी, और दूसरी है एडवेंटिशियस रूट जो कि रेडिकल के अलावा कहीं से भी राइज हो, कहीं से भी, उसको हम कहेंगे एडवेंटिशियस रूट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं टैप रूट के बारे में डिस्कस करना कि यार ये टैप रूट क्या है। तो हमें देखने पर पता चला कि इसका जो ओरिजिन है, इसका ओरिजिन होता है रेडिकल होता है। और रेडिकल क्या है? रेडिकल जो बीज मतलब सीड है, उसके अंदर जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज एम्ब्रियो, उस एम्ब्रियो का एक पार्ट होता है जहां से स्पेसिफिकली रूट अराइज होती है। कैसे? दोबारा देखो, मान लो मैं कहूं कि हमने ये एक एम्ब्रियो बना दिया, इस एम्ब्रियो में ये वाला पार्ट है, इसका नाम है रेडिकल। अब आप कहोगे फिर ये कहां, क्या आपने देखा है ये? यस, आपने डेफिनेटली देखा है। कैसे? आपने कभी देखा हो जो चना होता है या जो मटर होता है, जब आप उसके दाना मतलब उसका बीज निकालते हो तो उसके अंदर दो पार्ट होते हैं बेसिकली। ठीक है, ये दो पार्ट होते हैं, इनको हम कहते हैं कोटिलिडन। आपने शायद लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, इसको कोटिलिडन बोलते हैं। कोटिलिडन जिसके अंदर फूड स्टोर होता है। इस कोटिलिडन के लोअर साइड में, कोटिलिडन जहां पर अटैच है उसके लोअर साइड में जो ये पार्ट है, इसके एंड को हम रेडिकल बोलते हैं। और इस रेडिकल के इलोंगेशन से, डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल से जो रूट निकलेगी वो वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रो करेगी। ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया, इसका नाम है प्राइमरी रूट। इसका नाम मैंने लिख दिया प्राइमरी रूट। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे प्राइमरी रूट किससे बनी, तो आप क्या जवाब दोगे? बाय द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ दिस रेडिकल के डायरेक्ट इलोंगेशन से बन गई। ठीक बात है। और यही है वो धागा जो कि आप जब आप स्प्राउट करवाते हैं चनों को या दालों को आप स्प्राउट करवाते हो, तो वो जो उसमें से धागे से निकल जाते हैं ना, वो होती है प्राइमरी रूट। उसके बाद ये लंबी रूट होती है बेटा। इसके बाद जो इसकी ब्रांचेज अराइज होंगी, जो ये ब्रांचेज अराइज हुई, इसको हमने लिखा सेकेंडरी रूट। इसको हमने लिख दिया सेकेंडरी। ये 2 डिग्री नहीं है, ये सेकेंडरी। उसके बाद इसकी जो फर्दर ब्रांच होगी, इसको हम लिखेंगे टर्सरी रूट। मतलब फर्दर इसकी ब्रांचिंग चलती रहेगी। अब ये तो होगी मेन रूट, तो होगी प्राइमरी रूट। ठीक बात है। लेकिन इसके अलावा जो इसकी ब्रांचेज अराइज हुई है, रूट की जो ब्रांचेज अराइज हुई हैं, इनको हम कहते हैं लेटरल रूट। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कौन सी रूट
कौन सी रूट इस लेटरल रूट का पार्ट नहीं, तो आप क्या बताओगे? प्राइमरी रूट इसका पार्ट नहीं है। डायरेक्ट इलोंगेशन से क्या बनी? प्राइमरी रूट, और उसकी जो ब्रांचेस है उनको ही लेटरल रूट कहा गया। तो ये जो मिलकर प्राइमरी रूट और दोनों लेटरल रूट मिलकर क्या कंस्टिट्यूट करेंगी? टैप रूट सिस्टम। ये मिलकर बनाएंगी टैप रूट सिस्टम, ये मिलकर टैप रूट सिस्टम बनाएंगे। अब जो टैप रूट सिस्टम का जो डायरेक्ट ओरिजिन है वो है रेडिकल, जो कि एम्ब्रियो का पार्ट था। ठीक बात है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि यार ये टैप रूट किस में होता है? भाई ये टैप रूट होता है डाइकोट्स के अंदर। डाइकोट्स जो हम कह रहे हैं ना, ये दो कोटिलिडन, दो एक और दो, तो दो कोटिलिडन वाले में होगा ये। और दूसरा ये होता है जिम्नोस्पर्म के अंदर पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म में आप प्लांट किंगडम यदि आपने पढ़ा हो तो उसके अंदर जिम्नोस्पर्म में लिखा हुआ है क्या कि इनके अंदर टैप रूट सिस्टम होता है। किसमें? जिम्नोस्पर्म में। और डाइकोट में होता है। तो डाइकोट है क्या? डाइकोट बेसिकली एंजियोस्पर्म है, जिस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ये एंजियोस्पर्म। तो आपसे पूछा जाए एंजियोस्पर्म में किसके पास होता है टैप रूट, तो आप बताएंगे डाइकोट के अंदर होता है। अब डाइकोट के अलावा एंजियोस्पर्म में कौन से प्लांट होते हैं? मोनोकोट, उनके अंदर टैप रूट नहीं होता है। तो टैप रूट याद रखना ओरिजिन के बेसिस पर है। एक और खास बात मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो डाइकोट और जिम्नोस्पर्म है ना, वो यूजुअली बड़े साइज के प्लांट होते हैं, और जितना प्लांट बाहर नजर आता है उतना ही वो डीप होना चाहिए, अदरवाइज वो टिक नहीं पाएगा, एंकर नहीं कर पाएगा अपने आप को सोइल में। तो याद रखना जो टैप रूट सिस्टम होता है वो गहरा होता है, खासतौर पर जो बड़े प्लांट हैं उसके अंदर ये टैप रूट सिस्टम है जो बेटा वो काफी डीप एग्जिस्ट करता है। तो आई थिंक आपको पता लग गया होगा कि टैप रूट सिस्टम क्या होता है। इसके बाद दूसरा रूट सिस्टम है दैट इज एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। जो हमने पहला है बेटा वो हमने पढ़ लिया, दैट इज अ टैप रूट सिस्टम, जिसको मैंने यहां पर एक मेंशन करना चाहिए। और ये है दूसरा टैप रूट सिस्टम, सॉरी एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। ये है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम हमें पता लग गया कि भाई इसका ओरिजिन है जो वो कहां से, रेडिकल से नहीं है, बाकी चाहे कहीं से भी हो। अब कहां से राइज होगा ये सभी चीजें हमें देखनी है। तो सबसे पहले इस एडवेंटिशियस रूट का मैं एक पार्ट आपको बताता हूं, एक टाइप की एडवेंटिशियस रूट आपको बताता हूं। क्या भाई? देखो, मान लो मैं कहूं कि हमने एक प्लांट का सीड लिया, दैट इज मान लो मैं कहूं कि ये सीड है व्हीट का सीड लगा लो। ये व्हीट, शायद आपको मालूम हो व्हीट एक मोनोकोट प्लांट है, मोनोकोट प्लांट है। ठीक है, व्हीट लगा लो या गन्ना लगा लो, ठीक है, या मक्का है, ये सभी मोनोकोट प्लांट होते हैं। इस मोनोकोट प्लांट के ग्रेन से भी इसके अंदर भी रेडिकल होता है। याद रखना इसके अंदर भी रेडिकल होता है। अब आप कहोगे रेडिकल होता होगा तो फिर टैप रूट बनेगी। अभी बताते हैं क्या होगा। रेडिकल डायरेक्टली इलोंगेट करता है। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, डायरेक्ट इलोंगेशन से क्या बनती है? तो डायरेक्ट इलोंगेशन से तो प्राइमरी रूट बनेगी। इसका मतलब क्या है कि भाई जो व्हीट है वो भी प्राइमरी रूट बनाता है, लेकिन ये प्राइमरी रूट बेचारी जल्दी ही मर जाती है। मतलब ये प्राइमरी रूट होती है शॉर्ट लिव्ड। अब रूट आई थी, रूट आने की खुशियां थोड़ी देर के लिए रही, अब रूट तो गई। अब प्लांट क्या करेगा? अब प्लांट जो यहां पर बेटा इसका शूट बनाने वाला पार्ट है, मान लो मैं कहूं कि ये शूट है, ये शूट बनाने वाला पार्ट है, ठीक बात है। अब प्लांट जब सीड जब जर्मिनेट करता है ना, तो उसके अंदर रूट और शूट दो ही चीजें बनती हैं इनिशियल फेज में। रूट तो इसकी गई, मतलब प्राइमरी रूट तो शॉर्ट लिव थी, उसके बाद वो डीजनरेट हो गई, ठीक है। अब जो इसका स्टेम है ना, इस स्टेम मतलब शूट है, जो इस शूट का जो लोअर पार्ट है ना, वो बहुत ही पतली पतली धागे जैसी रूट बनाएगा और एक गुच्छा बनाएगा। ये जो टफ्ट ऑफ रूट है ना, टफ्ट ऑफ फाइन रूट्स, बेसिकली फाइन मतलब पतली रूट होती है या फाइबर लाइक रूट होती है, फाइबर लाइक रूट है जो ये जो गुच्छा बनेगा ना, ये गुच्छा जो बनेगा इसी को हम कहते हैं फाइब्रस रूट। आप कभी किसी व्हीट, राइस, मक्का या गन्ने के प्लांट को उखाड़ के देखना, उसके अंदर आपको ये इस प्रकार का रूट सिस्टम जो कि एक गुच्छे के रूप में
पतली पतली जो रूट्स हैं वो आपको नजर आएंगी, इनको कहते हैं फाइब्रस रूट। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि फाइब्रस रूट कहाँ से ओरिजिनेट हुई, तो आप क्या जवाब दोगे? ये तो यार इस स्टेम से ओरिजिनेट हुई, न कि इस रेडिकल से ओरिजिनेट हुई। रेडिकल वाली रूट तो गई, रेडिकल रूट बना लेता तो टैप होती, लेकिन रेडिकल ने तो रूट नहीं बनाई। अब उसके अलावा चाहे कहीं से आए तो वो एडवेंटिशियस होगी। तो आपके एग्जाम में पूछा जाए क्या फाइब्रस रूट एक टाइप की क्या है, एडवेंटिशियस रूट है या टैप रूट है? एडवेंटिशियस रूट है। अब सिंपल सा लॉजिक है, या तो प्लांट के अंदर सरवाइव करने के लिए होगी टैप रूट, या प्लांट के अंदर सरवाइव करने के लिए रूट का टिपिकल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए होगी फाइब्रस रूट। तो इसका मतलब क्या है, डाइकोट प्लांट है तो टैप रूट होगी, ठीक है। मोनोकोट प्लांट है तो उसमें जो टिपिकल फंक्शन परफॉर्म करेगी वो होगी फाइब्रस रूट, ठीक है। अब क्या और प्रकार की भी एडवेंटिशियस रूट होती है जिनका ओरिजिन रेडिकल से नहीं होता? डेफिनेटली होती है। अब उनकी चर्चा करते हैं। देखो भाई सुनो ध्यान से, अब हम बात करते हैं कि भाई जो रूट है वो और भी हो सकती है। तो हम यहां पर बात कर रहे थे एडवेंटिशियस रूट की। एडवेंटिशियस रूट में पहले हमने पढ़ ली फाइब्रस रूट, और फाइब्रस रूट है जो बेटा, फाइब्रस रूट है जो वो किस में पाई जाएगी? मोनोकोट के अंदर। मोनोकोट की जो मेन रूट है वो होगी फाइब्रस। अब मोनोकोट प्लांट कौन सा है, चाहे आप कौन भी लिख लो, व्हीट लिख लो, राइस लिख लो, मेज लिख लो, शुगर केन लिख लो, शुगर केन, बनाना लिख लो, ओक्सैलिस लिख लो, ये सभी मोनोकोट प्लांट हैं और इनके अंदर ये फाइब्रस रूट सिस्टम पाया जाता है। अगली बात, क्या फाइब्रस रूट के अलावा और भी एडवेंटिशियस रूट होती है? डेफिनेटली होती है। सबसे पहले हम बात करें, जैसे कि हम बात करते हैं बेटा प्रोप रूट की। प्रोप रूट ये क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। ध्यान सुनो, ये जो आपको प्लांट यहां पर नजर आ रहा है, ये प्लांट, इसमें देखना आप ध्यान से, ये प्लांट की जो रूट्स है ना, ये कहीं और से रेडिकल से राइज नहीं हुई। देखो आपको नजर आ रही होगी, इसके ऊपर लिपटी हुई है रूट ऐसे, ठीक है, क्लिंग की हुई है रूट्स। ये रूट है एडवेंटिशियस रूट का पार्ट, ठीक है। सुनो, जो प्रोप रूट है ये क्या होती है? प्रोप रूट को लिखा जाता है पिलर रूट्स। पिलर रूट क्या होती है अभी बताएंगे आपको। और तीसरे टाइप की जो एडवेंटिशियस रूट है दैट आर स्टिल्ट रूट, ये आपको अभी बताते हैं। स्टिल्ट रूट, इसको कहा जाता है ब्रेस रूट। तो हमने यहां पर एडवेंटिशियस रूट को अलग अलग ग्रुप में कैटेगराइज कर लिया, अलग अलग टाइप की डिस्कस कर ली, जैसे कि फाइब्रस रूट जो कि मोनोकोट के अंदर मेन रूट सिस्टम होगा, और प्रोप रूट और स्टिल्ट रूट ये कहां होती है इसके बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान से सुनो भाई, जैसे कि यहां पर ध्यान दो, ये हम बात करें एडवेंटिशियस रूट की, टैप रूट का डिस्कशन हो गया। एंड अब हम बात कर रहे हैं एडवेंटिशियस रूट की, जिसमें हमें पढ़ना है दूसरे नंबर की, दैट इज प्रोप रूट, जिसको हमने लिखा पिलर रूट। सुनो, ये क्या है? जैसे कि आपको ये नजर आ रहा होगा, शायद आप इसको पहचानते भी होंगे, ये एक बेनियन ट्री है, ठीक है। बेनियन ट्री की जो हैवी ब्रांचेज है ना, ये बहुत ही बड़ी, जैसे कि बेनियन ट्री आपने देखा ना कई एकड़ में फैल जाता है। देखो उसका ओरिजिन तो एक ही है, मतलब वो एक पॉइंट से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जब वो ग्रो कर रहा है तो वो साइड में, मतलब उसकी लेटरल ग्रोथ काफी बड़े एरिया तक हो जाती है। तो इसके जो स्टेम है ना, अब वो स्टेम तो बहुत ही दूरी तक ऐसे लटके हुए होंगे, तो वो स्टेम टूट कर नीचे ऐसे बेंड होकर नीचे ना आ जाए, या टूट कर नीचे ना गिर जाए, तो उस स्टेम की जो हैवी ब्रांच होती है, इन ब्रांच को सपोर्ट करने के लिए इस प्लांट की दाढ़ी आ जाती है। दाढ़ी तो नहीं है ये, लेकिन इसको बेसिकली आम भाषा में बड़ की दाढ़ी कहा जाता है, जो कि इस स्टेम को सपोर्ट करेंगी। ये इस बड़ की दाढ़ी आ गई जो कि सोइल तक पहुंचकर, और ये इस हैवी ब्रांच ऑफ स्टेम को सपोर्ट करेंगी, इसीलिए इसको पिलर कहते हैं। जैसे कि हमारे घर में जो छतें हैं उनको सपोर्ट करने के लिए हम पिलर लगाते हैं, ऐसे ही इस प्लांट के जो स्टेम है, हैवी ब्रांचेस हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए पिलर का इस्तेमाल करती है। पिलर के जैसे यूज होती है रूट, और इसको हम कहते हैं
प्रोप रूट कहते हैं। अब जो प्रोप रूट है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कहां से ओरिजिनेट हुई, भाई रेडिकल से तो नहीं हुई, तो फिर कहां से हुई, हैवी ब्रांच से राइज हुई, ठीक है। तो इसीलिए ये हो गई एडवेंटिशियस रूट। तो मैंने इसको लिखा अराइज फ्रॉम हैवी ब्रांच से अराइज हुई, और ये क्या करेंगी, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे इस प्लांट को। और किस में होगी, तो मैं यहां लिख सकता हूं बेनियन ट्री के अंदर ऐसा होता है, फाइकस बोलते हैं इसको, इसकी जीनस का नाम है फाइकस। बेनियन ट्री के अंदर ऐसा होता है, फाइकस जीनस के प्लांट के अंदर ऐसा होता है, फाइकस बेंगलियानिस। इसके बाद नेक्स्ट टाइप की जो रूट है वो है बेटा स्टिल्ट रूट हम आगे डिस्कस करेंगे। तीसरा जो हमने यहां पर लिखा था, ध्यान हो आपको, स्टिल्ट रूट। तीसरे टाइप की जो एडवेंटिशियस रूट है दैट आर स्टिल्ट रूट। ये क्या होता है अभी समझाते हैं आपको। जो स्टिल्ट रूट होती हैं, जैसे कि मान लो मैं कहूं कि एक प्लांट है, ये है शुगर केन प्लांट है। शुगर केन मैंने जैसे कि आपको बताया कि मोनोकोट प्लांट होता है। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि शुगर केन प्लांट में जो मेन रूट है वो कौन सी होगी, क्या जवाब दोगे आप, मेन रूट है वो कौन सी होगी, इसकी मेन रूट होगी फाइब्रस। भाई देखो मेन रूट तो दो ही होती है बस, टैप या फाइब्रस, ठीक है, जिससे प्लांट अपना टिपिकल फंक्शन रूट का परफॉर्म करवाता है, ठीक है। लेकिन ये फाइब्रस तो होती है कम गहरी होती है, मतलब शेल होती है, ज्यादा डीप पेनिट्रेट नहीं करती फाइब्रस रूट। तो जो फाइब्रस रूट है ना, अब ये तो कम गहरी होती है, तो इसका मतलब क्या है कि यदि प्लांट लंबा हो गया ना तो प्लांट गिर सकता है, ठीक बात है। अब यदि ये शुगर केन के पास फाइब्रस रूट है और ये लंबा हो गया तो ये टिल्ट हो सकता है, मतलब टेढ़ा हो सकता है और गिर भी सकता है। तो उसको गिरने से बचाने के लिए, दोबारा सुनो, गिरने से बचाने के लिए लोअर नोड से कुछ स्पेशल रूट अराइज होती हैं जो कि ओब्लिकली ग्राउंड के अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगी और इस शुगर केन को टिल्ट होने से, मतलब गिरने से बचाएंगी। ऐसी स्पोर्टिंग रूट को हम कहते हैं स्टिल्ट रूट कहते हैं। तो आसान भाषा में कैसे समझोगे, कैसे, जो एस मतलब शुगर केन को टिल्ट मतलब झुकने से बचाए, ठीक है। ये भी एक मैं लिख सकता हूं ओब्लिक रूट अराइज फ्रॉम लोअर नोड से जो अराइज हो, ऑब्वियस सही बात है, ठीक है। क्या करेंगी, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए होती है, ठीक बात है। अब ये होती किसमें है, किसमें पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, किसमें पाई जाती है। ये रूट है जो बेटा ये एग्जिस्ट करती है, जैसे कि मैंने आपको बताया शुगर केन मतलब गन्ना, मक्का के अंदर ये पाई जाती है, मेज के अंदर। हमारे सिलेबस में ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है किसके, स्टिल्ट रूट के। उसके अलावा और भी बहुत सारे प्लांट हैं लेकिन हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। इसके बाद हम बात करें, अब रूट हमने पढ़ ली, याद करो, रिवाइज करो, क्या रूट हमने ओरिजिन के बेसिस पर दो टाइप की बताई, कौन सी, टैप और एडवेंटिशियस। एडवेंटिशियस रूट में हमने अलग अलग कैटेगरी देखी, जैसे कि सबसे पहले हमने पढ़ा फाइब्रस रूट, ठीक है। उसके बाद हमने देखी प्रॉप रूट, उसके बाद देखी स्टिल्ट रूट। लेकिन आपसे मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूं यहां से, क्या, यदि चाहे प्लांट हो डाइकोट, चाहे प्लांट हो मोनोकोट, आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इनमें मेन रूट क्या होगी, मान लो मैं कहूं कि ये डाइकोट प्लांट है, इस डाइकोट प्लांट की जो मेन रूट है वो क्या होगी, तो आप ब्लाइंडली लिखोगे टैप। उसके बाद इसमें चाहे कोई भी रूट हो जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। मान लो मैं कहूं कि ये डाइकोट प्लांट का एग्जांपल मैंने लिख दिया बेनियन ट्री। बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में, कैसे, मैंने यहां पर लिख दिया बेनियन ट्री। अब आप पूछा जाए कि बेनियन ट्री में कौन सी रूट होती है, क्वेश्चन तो दो प्रकार का बना,
बेनियन ट्री में सपोर्ट करने वाली, स्पेशली जो सपोर्ट करने वाली रूट है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने वाली रूट है, हैवी ब्रांच को सपोर्ट करने वाली रूट है, हैवी ब्रांच को सपोर्ट करने वाली जो रूट है वो कौन सी है? हैवी ब्रांच को जो सपोर्ट करेंगी वो तो हो गई, सबको पता है, प्रोप रूट। लेकिन इसकी मेन रूट क्या है? मेन रूट है टैप रूट। ठीक बात है। तो बेनियन के अंदर टैप भी है और एडवेंटिशियस भी है। टैप मेन रूट है और जो एडवेंटिशियस रूट है वो किसी और स्पेसिफिक पर्पस के लिए आई है। ठीक बात है। मोनोकोट प्लांट जैसे कि मैंने लिखा, जैसे कि यहां पर हमने लिख दिया शुगर केन। अब जो शुगर केन है, अब शुगर केन मोनोकोट प्लांट है, शुगर केन है जो वो मोनोकोट प्लांट है, मोनोकोट प्लांट है। जो मोनोकोट प्लांट है आप कहोगे क्या उसमें टैप रूट होंगी? नहीं। उसमें कौन सी रूट होती है? शायद आपको मालूम हो, मेन रूट है, जो मेन रूट सिस्टम जो होता है दैट इज फाइब्रस रूट सिस्टम, वो होता है फाइब्रस रूट सिस्टम। ठीक बात है। लेकिन इसके अंदर मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए आपको बताया कि कौन सी रूट होंगी, होंगी स्टिल्ट रूट। अब आसान भाषा में क्या समझना है भाई, डाइकोट के अंदर मेन रूट होती है टैप, मोनोकोट में मेन रूट होती है फाइब्रस, और उसके अलावा क्या हो सकती है? बाकी एडवेंटिशियस रूट। तो एग्जाम का क्वेश्चन है क्या? फाइब्रस रूट इज अ काइंड ऑफ एडवेंटिशियस रूट। लेकिन एनसीईआरटी ने रूट को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। कौन सी? टैप, फाइब्रस और एडवेंटिशियस। यदि एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ोगे तो आप फाइब्रस को एडवेंटिशियस नहीं पढ़ोगे, यदि आप केवल एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो। लेकिन आप समझोगे तबीयत से तो आपको पता चलेगा फाइब्रस इज अ काइंड ऑफ, फाइब्रस रूट इज अ काइंड ऑफ एडवेंटिशियस रूट बिकॉज इट ओरिजिनेट फ्रॉम द पार्ट अदर देन रेडिकल। ठीक बात है। एडवेंटिशियस कहने के पीछे यही वजह थी। तो ये हमें पता चला कि ये रूट कौन सी। अब हम डिस्कस करते हैं कि यार एक रूट का फंक्शन क्या होता है। हम बात कर रहे हैं टिपिकल रूट की, एक्सेप्शनल रूट की बात नहीं कर रहे हैं नहीं, हम एक्सेप्शनल रूट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक टिपिकल रूट का क्या काम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो ध्यान से। रूट के कुछ काम तो सारी दुनिया को मालूम है, क्या? जैसे कि absorption of water and mineral, absorption of water and mineral, water and mineral। ठीक बात है, वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना, वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना, ये तो सबको पता है। ठीक है, आपको भी पता होना चाहिए। दूसरा, प्लांट को एक पर्टिकुलर जगह पर बनाए रखना, उसको एंकर करना, जैसे कि पानी के जहाज को कोस्ट एरिया पे पकड़े रखने के लिए, कहीं वो इधर उधर ना चले जाए, उसको बांधने के लिए जो खुट्टा होता है, जैसे कि भैंस को बांधने के लिए, गाय को बांधने के लिए खुट्टा होता है, उसको हम कहते हैं एंकर। तो इसका मतलब इस प्लांट को एक जगह पर होल्ड करने का काम भी रूट का है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर एंकर करता है, ये एंकर करता है, एंकर प्लांट बॉडी, ये प्लांट बॉडी को एंकर करेगा, एंकर करेगा प्लांट बॉडी को। नेक्स्ट, अब इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बेटा इसका फंक्शंस में, एक टिपिकल रूट के क्या फंक्शन होते हैं भाई। देखो, रूट ये डेफिनेटली ये काम करेगी, ठीक है, कोई भी प्लांट है उसके अंदर ये रूट ये काम करेगी। अब समझने की कोशिश करना बेटा कि जो रूट है इसके अलावा और बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या परफॉर्म कर सकती है? स्टोरेज ऑफ फूड। देखो, स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को स्टोर करना, ये काम हो गया। अब आप कहोगे रूट में क्यों स्टोर कर रहा है प्लांट फूड? भाई देखो, प्लांट भी छुपाकर स्टोर करता है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग पैसे स्टोर करता है, ह्यूमन बीइंग अपना अनाज छुपाकर स्टोर करता है ताड़ के अंदर। तो यहां पर जो डाइकोट, चाहे कोई भी प्लांट हो, वो भी जो फूड है वो छुपाकर स्टोर करेगा ना, कहीं कहीं उसको एनिमल आके उसके खाना ना खा जाए तो छुपाएगा कहां? अब ऊपर दिखाएगा नहीं, छुपाएगा कहां? रूट के अंदर, रूट में स्टोर करेगा। फूड का रिजर्व है जो बेटा वो होगा रूट के अंदर। अगली बात, इसके अलावा सिंथेसिस ऑफ पीजीआर, मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, मतलब प्लांट के हार्मोन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मतलब प्लांट के हार्मोन बनाने का काम भी यहां पर कहीं ना कहीं रूट प्ले कर रही है। ठीक है, प्लांट हार्मोन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मतलब जो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करेंगे, प्लांट हार्मोन। जैसे कि ह्यूमन बीइंग के हार्मोन होते ऐसे ही प्लांट के हार्मोन भी हैं
जो कि प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करता है, जैसे कि साइटोकाइनिन, ठीक है ना, साइटोकाइनिन जो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, ठीक है। तो ये जो दो फंक्शन है ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अक्सर ये तो सबको पता होता है, मिनरल वाटर का एब्जॉर्प्शन करना, प्लांट बॉडी को एंकर करना, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, स्टोरेज छुपाकर और प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करने वाले हार्मोन बनाना भी यहां पर रूट का टिपिकल फंक्शन। याद रखना मैंने यहां लिखा टिपिकल, एक्सेप्शनल नहीं, मैंने लिखा है टिपिकल। अब हम आगे बढ़ते हैं जिसमें हमें क्या देखना है, ध्यान सुनना बेटा, कि भाई एक रूट के कौन से रीजन होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैसे, ध्यान से सुनना बेटा। देखो, यदि मैं एक प्लांट की सारे के सारे रूट को ऑब्जर्व करूं, मान लो मैं कहूं कि हमने प्लांट सोइल में से सोइल को गीला सा करके और उसमें से पूरी की पूरी रूट को उखाड़ लिया, ठीक है। यदि आप इस रूट के पार्ट्स को ऑब्जर्व करेंगे, रूट के पार्ट्स को आप ऑब्जर्व करेंगे, तो हमें इस रूट के अंदर, पूरे रूट में 5 पार्ट नजर आएंगे। अब एनसीईआरटी में तो 4 लिख रखे हैं, मैं 5 क्यों पढ़ा रहा हूं, ध्यान सुनना बेटा। एनसीईआरटी ने जो ये 4 पार्ट लिख रखे हैं ना, वो केवल और केवल रूट की टिप के हैं। इस बात को समझना आप, इस बात को आप समझना, वो केवल और केवल रूट की टिप के हैं बेटा, रूट की टिप के पार्ट है। बात को समझो आप, ये वाले पार्ट है बस। इसका मतलब इस रूट की टिप के अंदर 4 पार्ट हैं, ये वाले 4 पार्ट, ये वाले 4 पार्ट है। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, और जिसमें रूट हेयर है वो चौथा पार्ट। ये 4 के 4 पार्ट है ना, जो ये रूट टिप के हैं, मतलब रूट का जो एंड पार्ट है, ठीक है, जो पतला सा पार्ट होता है, यूजुअली हम उस पर नजर भी नहीं डालते हैं। अब आप कहोगे जो ये बच गया, ये देखो ये क्या हो गया, रूट टिप हो गया, ये रूट टिप हो गया, रूट टिप हो गया, ठीक है, ये रूट टिप हो गया, रूट टिप हो गया, रूट टिप हो गया, सारे रूट टिप हो गए, लेकिन ये तो केवल एंड वाला पोर्शन हुआ ना। तो जो ये सबसे बड़ा पोर्शन यहां पर बचा हुआ है ना बेटे, ये वाला जो पार्ट है, ये 5वां पार्ट है, जिसको एनसीईआरटी पढ़ा नहीं रही है। मतलब जो रूट का पार्ट, जो मोटी रूट होती है, जो हमने देखी है, जो थोड़ी बहुत हमें समझ में भी आ जाती, वो तो पढ़ाई नहीं जा रही, मतलब हमारे सिलेबस में नहीं है। जो ये 5वां पार्ट है ना, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। सिलेबस में क्या है, सिलेबस के अंदर है रूट का केवल टिप वाला पोर्शन, रूट का केवल टिप वाला पोर्शन ही है जो इस सिलेबस का हिस्सा है, जिसमें 4 पार्ट होते हैं, और वही 4 पार्ट यहां पर एनसीईआरटी ने दिखा रखे हैं। यदि मैं इसकी मार्किंग करूं तो सबसे पहला जो रीजन है दैट इज रूट कैप, सबसे पहला रीजन है। दूसरा है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, बताएंगे क्या होता है ये। तीसरा रीजन है जोन ऑफ इलोंगेशन या रीजन ऑफ इलोंगेशन। उसके बाद चौथा रीजन है जहां पर रूट हेयर होते हैं, बस। उसके बाद बता ही नहीं रखे। अरे यार, जो 5वां पार्ट होता है ना बेटा, जो 5वां पार्ट होता है ना, 5th पार्ट जो होता है, ये 5th पार्ट तो बता ही नहीं रखा है जो हमने एक्चुअल में देखा है, ठीक है। ये तो बहुत ही नाजुक पार्ट होता है, ये रूट का टिप है, रूट टिप पर होते हैं 4 पार्ट, ठीक है। ये 5वां पार्ट अलग है। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, मुझे बताओ, इस प्लांट को सपोर्ट, पूरी प्लांट बॉडी को सपोर्ट रूट तो करती है, डेफिनेटली करती है, लेकिन कौन से पार्ट का आपको ज्यादा रोल नजर आता है? 1 2 3 4 5, तो मैं लिखूंगा 5वां पार्ट ना भाई, 5वां सबसे बड़ा पार्ट है, और वही तो इस पूरी प्लांट बॉडी को होल्ड करके रखेगा। तो बात को समझो आप कि भाई 5वां पार्ट है जो प्लांट को बेसिकली मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक बात है। लेकिन इस सिलेबस में नहीं है, हमें सिलेबस में केवल और केवल रूट टिप के बारे में डिस्कस करना है। अब रूट टिप में कौन से पार्ट नजर आए? सबसे पहले सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है इसका नाम है रूट कैप, ठीक है। उसके बाद होता है मेरिस्टेमेटिक जोन, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद जोन ऑफ इलोंगेशन, उसके बाद है आपको यहां पर ये फाइन थ्रेड माइक्रोस्कोपिक जो हेयर आपको नजर आएंगे। डेफिनेटली याद रखना आप, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। अभी बताएंगे कि ये कैसे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। तो हमने क्या किया, रूट की बेसिकली टिप को 4 पार्ट में डिस्कस किया। 4 रीजन हमने बात की, 4 रीजन। जैसे कि मान लो मैं कहूं कि मैंने ये रूट टिप बनाने की कोशिश की, यहां पर ये जो है ये हो गया रूट कैप, जो कि है पहला पार्ट, सबसे पहला पार्ट टिप पर जो प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा रीजन है,
दूसरा रीजन है, ध्यान से देखो दूसरा रीजन कौन सा है, ये वाला हो गया दूसरा रीजन, जिसमें डिवाइडिंग सेल होती है, छोटी छोटी डिवाइडिंग सेल, बच्चे जैसी छोटी छोटी सेल होती हैं। इसका नाम है मेरिस्टेमेटिक रीजन। मेरिस्टेमेटिक रीजन बताएंगे इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है, दूसरा पार्ट है मेरिस्टेमेटिक रीजन, ठीक है। इसके बाद जो पार्ट है, इसके बाद जो पार्ट है, ध्यान रखना, इसके बाद जो पार्ट है वो है जोन ऑफ इलोंगेशन रीजन। यहां पर सेल्स है वो लंबी लंबी सेल है, लंबी लंबी फेंकने वाली सेल नहीं, लंबी लंबी सेल है। यहां पर जो ये सेल है, ये लंबी लंबी सेल आपको इस प्रकार से नजर आएंगी, ठीक बात है। अब इसका मतलब समझना ध्यान से, यहां पर जो रूट का जो एंड है बिल्कुल, उसको कहेंगे रूट कैप, रूट का टोपा। उसके बाद यहां पर जो सेल है इसके जस्ट ऊपर की तरफ आपको यहां नजर आ रही डायग्राम में, उसको हमने बोला कि ये मेरिस्टेमेटिक रीजन है, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर आपको नजर आएंगे कि लंबी लंबी सेल हैं, तो लंबी के लिए हमने शब्द इस्तेमाल किया इलोंगेशन, तो इसको हमने बोल दिया रीजन या जोन ऑफ इलोंगेशन, जोन ऑफ इलोंगेशन। इसके बाद जो आपको रीजन नजर आएगा, इसके बाद जो आपको रीजन नजर आएगा, उसमें जो सेल है, ध्यान से सुनना, उसके अंदर जो सेल हैं, उसके अंदर जो सेल है वो है विद हेयर्स, विद हेयर्स, विद फाइन हेयर्स। यहां पर आपको सेल्स नजर आएंगी, बहुत ही पतले पतले इसके आपको हेयर्स नजर आने वाले हैं, ठीक बात है। अब जहां पर ये हेयर्स होते हैं इसको हम कहेंगे जोन ऑफ मैच्योरेशन। ये सरफेस पर आपको हेयर्स नजर आएंगे, ये हो गया फोर्थ रीजन, इसको मैंने लिख दिया रीजन ऑफ मैच्योरेशन या जोन ऑफ मैच्योरेशन। आसान भाषा में जानने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, जो रूट है ना, रूट, उसमें सेल्स जहां पर डिवाइड करती है, मतलब जहां पर सेल डिवाइड करके नंबर बढ़ेगा, नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगी, वो है मेरिस्टेमेटिक जोन। ये है बच्चा, बच्चे का काम है ग्रो करना, बच्चे का काम है ग्रो करना, ठीक है। अब बच्चा जब ग्रो करेगा तो बच्चा बड़ा हो जाएगा, मतलब इलोंगेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बड़ा होने के बाद वो बच्चा मैच्योर होगा, बिल्कुल सही बात है, मैच्योर हो जाएगा। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ये जो सेल है मेरिस्टेमेटिक जोन में, मेरिस्टेमेटिक जोन की जो सेल है ना, वो सेल डिवाइड कर रही हैं यहां पर इस जोन में, लेकिन जब उनको मैच्योर होना होता है तो वो पहले लंबी होंगी सेल लेंथ में पीछे की तरफ, और उसके बाद वो मैच्योर होके हेयर वगैरह उसमें ग्रो कर जाएंगे, ठीक बात है। इसका मतलब ये है कि ये जो रूट है ना, पूरी की पूरी रूट, ये इस मेरिस्टेमेटिक रीजन से आई है। ये बात आपको सोचनी है, ये रूट आई कहां से है, मेरिस्टेमेटिक रीजन से आई है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये जो रूट कैप है ये भी मेरिस्टेमेटिक रीजन से डिवाइड होकर ये रूट कैप का फॉर्मेशन हुआ है। तो इसका मतलब रूट को बनवाने में रोल प्ले कौन सा रीजन कर रहा है, तो आप बताओगे मेरिस्टेमेटिक रीजन है जो कि रूट को बनवाने में रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। अगली बात, यदि हम एक एक पार्ट को शुरू करें, तो भाई आपसे पूछा था सिंपल सा बात है क्या, कि भाई मेरिस्टेमेटिक रीजन ने ही क्या बनवाया, रूट कैप। मेरिस्टेमेटिक रीजन ने क्या बनवाया, जोन ऑफ इलोंगेशन। मेरिस्टेमेटिक रीजन ने क्या बनवाया, जोन ऑफ मैच्योरेशन। मतलब स्टेप बाय स्टेप बना ना, जैसे कि बच्चा है जो वो उसके बाद वो बड़ा हो रहा है, फिर वो बड़ा हो गया है, मतलब बच्चा इलोंगेट हो रहा है, उसके बाद मैच्योर हो गया है, ठीक बात है। तो इससे ये बना, इससे ये बना, बिल्कुल सही बात है। तो ये इसके अंदर, ये इसके अंदर, इससे कन्वर्ट होते रहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, रूट का फॉर्मेशन है ना, जो रूट ग्रो कर रही है वो लगातार चलता रहता है। ओके, अब हम शुरू करते हैं पहले पार्ट से। सबसे पहले है रूट कैप। रूट कैप, रूट कैप है जो वो टिप पर, मतलब सबसे एंड वाले पोर्शन पर प्रेजेंट है। एंड वाले, जब किसी, जैसे कि ये हाथ का एंड है ना, इस दूर वाले पार्ट को हम कहते हैं डिस्टल मोस्ट पार्ट, ठीक है। तो जो रूट कैप है ये डिस्टल होता है, डिस्टल इन पोजीशन, ये पोजीशन में डिस्टल होता है, सही बात है, एंड होता है, ठीक है। ये होता है थिम्बल लाइक, थिम्बल लाइक।
थिम्बल लाइक। अब आप इसको आसान भाषा में कैप लाइक कह सकते हो, ठीक है, कैप लाइक, ठीक है, जैसे कैप लाइक। लेकिन थिम्बल क्या होता है, जो सुई वगैरह से काम करने वाले जो वर्कर होते हैं उनकी उंगली में वो सुई लग सकती है, तो उसको बचाने के लिए वो एक प्रोटेक्टिव कैप पहनते हैं, उसको थिम्बल कहते हैं, ठीक है, थिम्बल। तो उस जैसी ही कैप होती है। तो ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट। इस बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं, बच्चा नाजुक सा है, मतलब मेरिस्टेमेटिक जोन है जो उसके अंदर जो सेल है वो छोटी छोटी है बेचारी, ठीक है, तो इस बच्चे को प्रोटेक्शन देगा रूट कैप, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट जोन ऑफ मेरिस्टेम, मेरिस्टेम के जोन को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक बात है, क्योंकि ये बच्चा नाजुक है भाई, ठीक है ना, डेलिकेट रीजन है ये मेरिस्टेमेटिक रीजन, और इसको प्रोटेक्ट करेगा। अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, रूट कैप इस रूट की ग्रोथ के दौरान रूट को प्रोटेक्ट करती है, जैसे कि मेरिस्टेमेटिक रीजन को प्रोटेक्ट करती है, और रूट को इजीली सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करवाती है, ठीक बात है। तो मैं लिख सकता हूं इट स्क्रीट, ये कुछ मटेरियल बनाती है, इट स्क्रीट सम लुब्रिकेंट्स, ऑयल के जैसे ना, सम लुब्रिकेंट सो दैट रूट कैन penetrate into soil without friction, ठीक है, इजिली पेनिट्रेट कर पाए, ठीक बात है। अगली बात, लुब्रिकेंट क्या होता है, बेसिकली म्यूसिलेज सब्सटेंस होते हैं, प्लांट के स्पेसिफिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इसको लुब्रिकेशन देंगे। अगली कहानी क्या है, रूट कैप है ना, यदि डैमेज हो, मान लो मैं कहूँगी सोयल में ग्रो कर रही है यार, ठीक है, सोयल में ग्रो कर रही है रूट, ठीक है, तो रूट कैप है जो डैमेज हो सकती है क्योंकि सोयल हार्ड है, तो ये रीजनरेट कर जाती है, मतलब ये दोबारा से बन जाती है, रीजनरेट, ठीक है ना, रीजनरेट करेगी। बनाएगा कौन, बनाएगा मेरिस्टेमेटिक रीजन, लेकिन ये खुद मेरिस्टेमेटिक की नहीं बनी हुई है, ये परमानेंट टिश्यू की बनी होती है, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक तो नाजुक होता है, ये नाजुक को कैसे बचा सकता है, ठीक है, तो ये रूट कैप है जो वो परमानेंट सेल्स की बनी होती है, पैरेन्काइमा होता है बेसिकली, लेकिन आपको याद नहीं करना। उसके अलावा रूट कैप के फालतू और फंक्शन क्या है, ये रूट कैप ही ग्रेविटी को महसूस करती है ताकि सोयल के अंदर, मतलब ग्रेविटी की तरफ रूट ग्रो करे, मतलब ग्रेविटी को महसूस कौन सा रीजन करता है रूट का, तो आप बताओगे रूट कैप करता है, लेकिन ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो हमें पता लग गया रूट कैप है जो सबसे एंड वाले पोर्शन पर है और इस मेरिस्टेमेटिक जोन को प्रोटेक्ट करता है, और ये जो मेरिस्टेमेटिक जोन है नाजुक है, इसको ही बचाना इसका काम है। अब एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे, रूट का काम है प्रोटेक्शन देना, सोयल में इजीली पेनिट्रेट कर पाना। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, जो प्लांट पानी में होते होंगे, क्या उसको रूट कैप की आवश्यकता है, नहीं, रूट कैप एब्सेंट होती है हाइड्रोफाइट्स में। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हो, रूट कैप एब्सेंट, क्योंकि जरूरत नहीं है ना, वहां पर कोई कौन सा सोयल के जैसे हार्ड थोड़ी ना पानी, एब्सेंट इन हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स में तो बेसिकली रूट ही एब्सेंट होती है, लेकिन स्पेसिफिकली लिखे तो रूट कैप भी यहां पर एब्सेंट है। नेक्स्ट, इतना समझ में आ गया होगा। दूसरा रीजन की बात करते हैं। दूसरा रीजन, जैसे कि हमें पता है, दूसरे रीजन का नाम बताओ, जोन ऑफ मेरिस्टेम। ये जस्ट अबव, लोकेटेड जस्ट अबव वैसे सही शब्द इसके लिए बिलो है, लेकिन कोई नहीं, आपको इस डायग्राम के हिसाब से समझना है कि ये डायग्राम के हिसाब से इस रूट कैप के जस्ट ऊपर हो गया, जस्ट अबव रूट कैप, डेफिनेटली रूट कैप के ऊपर की तरफ प्रेजेंट है। डिवाइडिंग सेल का बना होता है, डिवाइडिंग सेल, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होती है, डिवाइडिंग सेल का बना होता है ये, डिवाइडिंग सेल का बना होता है। डिवाइडिंग सेल का क्या फीचर होता है, डिवाइडिंग सेल का फीचर होता है कि ये सेल बड़ी छोटी छोटी होती है, बच्चे जैसी होती है, ठीक है। उसके अलावा ये जो सेल है इनमें न्यूक्लियस अलग से नजर आता है, ठीक है, प्रोमिनेंट होता है न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। उसके बाद इसमें जो प्रोटोप्लाज्म है, ये जब हम एनाटॉमी पढ़ेंगे तब आपको डिटेल में बताएंगे, इसमें जो प्रोटोप्लाज्म है वो थिक होता है, ठीक है, या डेंस होता है, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। ये आपको एनाटॉमी में बताएंगे कि इनका क्या मतलब होता है। लेकिन आपको एक सीधी सी बात समझनी है कि भाई
जोन ऑफ मेरिस्टेम है जो बेटा, इसमें एक्टिवली डिवाइडिंग सेल है। डिवाइडिंग सेल का मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल का बना होता है, जिससे टेक्निकली पूरी रूट का फॉर्मेशन होता है। ठीक बात है। और इसी को ही रूट एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। रूट एपिकल मेरिस्टेम, जो कि रूट की ग्रोथ करवाएगा, डेफिनेटली ग्रोथ करवाएगा। इसके बाद अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए कि जो मेरिस्टेम है, एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेरिस्टेमेटिक जोन है वो ये वाला जो एंड हमने डिस्कस किया था यार, ये डिस्टल एंड है। ठीक है, डिस्टल एंड मतलब इसका ये एंड वाला पार्ट है। ठीक है, तो रूट कैप तो डिस्टल मोस्ट पार्ट पर हो गई। ठीक है, तो इसके अपोजिट पार्ट को क्या लिखा जाए? इसको हम लिखेंगे प्रॉक्सिमल। इसको हम लिखेंगे प्रॉक्सिमल। तो क्वेश्चन में पूछूं क्या कि जोन ऑफ मेरिस्टेम जोन ऑफ इलोनगेशन के रिस्पेक्ट में किधर की तरफ है? तो जोन ऑफ मेरिस्टेम है जो इट लाई टुवर्ड डिस्टल साइड फ्रॉम जोन ऑफ इलोनगेशन। लेकिन इस रूट कैप के रिस्पेक्ट में किधर की तरफ है? तो आप बताओगे रूट कैप तो डिस्टल मोस्ट पार्ट पर है, इसके रिस्पेक्ट में किधर की तरफ है? प्रॉक्सिमल साइड की तरफ है। तो आपको ये बात सीखनी है। तो मैं इसको लिख भी सकता हूं क्या कि जोन ऑफ मेरिस्टेम है ना, जो ना कैसे लोकेटेड है? लोकेटेड डिस्टल टू जोन ऑफ इलोनगेशन। जोन ऑफ इलोनगेशन जोन ऑफ इलोनगेशन के डिस्टल पार्ट में लोकेटेड होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दूसरा जो इसके बाद जो नेक्स्ट रीजन है बेटा, तीसरा रीजन है। पहला रीजन हमने क्या पढ़ा? रूट कैप। दूसरा रीजन हमने पढ़ा जोन ऑफ मेरिस्टेम। और तीसरा रीजन डिस्कस करते हैं जिसका नाम है जोन ऑफ इलोनगेशन। इसमें क्या होता है भाई? देखो, ये छोटी बच्चा सेल थी। बच्चे सेल को हमने क्या नाम लिखा था? मेरिस्टेम, मतलब डिवाइडिंग सेल थी। ये सेल डिवीजन करना छोड़ देगी और बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इलोनगेट हो जाएगी। तो इसको मैंने लिख दिया कि ये सेल हो गई इलोनगेटेड सेल। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, भाई ऐसा क्या खा लिया इस बच्चे ने कि ये इलोनगेट हो गई? भाई साहब, इस बच्चे के अंदर, इस सेल के अंदर आ गया वैक्यूल आने की वजह से ये सेल लेंथ में बढ़ गई। और जैसे ही ये सेल लेंथ में बढ़ेगी, रूट की भी लेंथ बढ़ेगी। सिंपल सी बात है, बच्चा इलोनगेट कर गया तो रूट की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो गई। तो मैंने लिख दिया इट लीड टू, इसकी वजह से क्या होगा? लीड टू इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रूट। रूट की लेंथ में इंक्रीज होता है। इसकी वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोकेशन पूछी जा सकती है। लोकेशन तो मैं लिख सकता हूं प्रॉक्सिमल टू। किसके प्रॉक्सिमल है? देखो ध्यान से, किसके प्रॉक्सिमल है? ये प्रॉक्सिमल है इस मेरिस्टेम के, और डिस्टल है जोन ऑफ मैच्योरेशन के। सिंपल सी कहानी है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया प्रॉक्सिमल टू व्हाट? किसके प्रॉक्सिमल? जोन ऑफ मेरिस्टेम या रीजन ऑफ मेरिस्टेम के ये क्या होता है बेटा? प्रॉक्सिमल होता है। नेक्स्ट, अब हम बात करें नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, जिसका नाम है जोन ऑफ मैच्योरेशन। जोन ऑफ मैच्योरेशन है जो बेटा, इसी के अंदर रूट हेयर है, तो इसलिए इसको रूट हेयर जोन भी कहते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो, पहले सेल छोटी थी, उसके बाद वो इलोनगेट हो गई। इलोनगेट होने के बाद उसने यहां पर ये रूट हेयर बना लिया। ये फेज है। तो मैं लिख सकता हूं बच्चा मतलब मेरिस्टेमेटिक जोन की जो सेल है वो इलोनगेट हो गई, उसके बाद वो हो गई मैच्योर। मतलब बच्चा मैच्योर होने के बीच का ये ट्रांजिशन फेज हुआ ना भाई। तो इलोनगेशन तो एक ट्रांजिशन फेज है बिटवीन जोन ऑफ मैच्योरेशन एंड मेरिस्टेमेटिक जोन। सही बात है। अब इसको मैच्योर होकर बनाने तो रूट हेयर ही थे। ये रूट हेयर इसको बनाने थे। ठीक बात है। अब ये रूट हेयर क्यों बनाने थे? दैट इज द पॉइंट। ये रूट हेयर इसको इसलिए बनाने थे
क्योंकि रूट को अब अपना काम भी तो करना था। कौन सा काम? रूट को अब सोयल में से पानी और मिनरल दोनों को भी तो एब्जॉर्ब करना था, मिनरल को एब्जॉर्ब करना था। और फिर रूट हेयर बनाकर क्या होगा? रूट हेयर बनेंगे तो एरिया ऑफ कंटेक्ट विद सोयल सॉल्यूशन, मतलब वो ज्यादा पानी और मिनरल एब्जॉर्ब कर पाएगी इस रूट हेयर के थ्रू सरफेस एरिया बढ़ाकर। ठीक बात है। तो ये जोन ऑफ मैच्योरेशन में सरफेस की तरफ, तो मैं लिख सकता हूं एपिडर्मल सेल मतलब सरफेस की सेल, लिख दिया मैंने। मोस्ट ऑफ एपिडर्मल मतलब जो सरफेस की सेल है, एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मल सेल्स फॉर्म रूट हेयर सेल, या रूट हेयर बना लेती है, रूट हेयर बना लेती है। ठीक है। क्या करेगा ये रीजन? ऑब्वियसली वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करेगा। तो जो रूट हेयर है इसका क्या फीचर होता है? रूट हेयर है जो वो बहुत ही पतले होते हैं, पतले पतले होते हैं। ठीक है, फाइन, बहुत पतले होते हैं, नाजुक होते हैं, डेलिकेट होते हैं और लाइफ स्पैन छोटा होता है, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, शॉर्ट लिव्ड। अब आप कहोगे रूट हेयर जब शॉर्ट लिव्ड है तो फिर नए कहां से आएंगे? भाई ये बना रहा है ना, ये बच्चा लगातार बनाता रहेगा रूट हेयर जोन। ठीक बात है। तो ये रूट हेयर जो शॉर्ट लिव्ड होते हैं बेटा, ठीक है ना, उसके बाद नए रूट हेयर आ जाएंगे। ठीक है, तो रूट ग्रो कर जाएगी। तो ये यहां पर बेटा क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया, सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के लिए ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये सेल मैच्योर हो गई। अब एक बात बताओ सिंपल सी, ये सेल मैस्टमेटिक जोन की सेल डिवाइड कर रही थी, डिवाइड करना छोड़ दिया तो ये लंबी हो गई, लंबी हो गई, उसके बाद ये मैच्योर होकर इन्होंने क्या बना लिया? रूट हेयर जोन बना लिया। तो सरफेस से तो हमें ये नजर आ रहा है, लेकिन जोनों मेरिस्टेम में सेल अब डिवाइड करेंगे नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। एक ही रीजन है रूट में जहां पर सेल डिवाइड कर रही हैं। आपने एक एनसीईआरटी का डायग्राम देखा हो तो इस रीजन में ये तो हो गया रूट कैप जो कि रूट को प्रोटेक्ट करेगा, ये हो गया रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, मतलब जहां से सेल डिवाइड कर रही है। उसके बाद ये सेल है जो बेटा, ये जो रीजन है, ये रूट ऑफ जो बेटा ये बनाएगा इलोंगेशन, जो सेल कर चुकी है उससे बनेगा, और यहां पर इसकी सरफेस से ये रूट हेयर बन चुके हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, चल ठीक है, सरफेस की सेल तो मैच्योर होकर रूट हेयर बना लेगी, अंदर क्या बनेगा बे? अंदर इसके बनता है जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम बनता है। अब क्वेश्चन पूछा जाए, क्या यदि रूट के इन चार रीजन को देखा जाए तो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कौन करता है? 1 2 3 4, चार, क्योंकि यही है वाटर और मिनरल के कांटेक्ट में सबसे ज्यादा, और यही है जो काम करेंगे। बच्चा थोड़ा ना काम करेगा, वो बच्चा बड़ा हो रहा है वो थोड़ा काम करेगा। रूट कैप अपना काम कर ही रही है प्रोटेक्शन का। अब इसका जो काम है ना, रूट का टिपिकल फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा? तो आप बताओगे रीजन ऑफ मेरिस्टेम। अब यहां से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। क्या? यदि आपसे पूछे क्वेश्चन पूछा जाए ना, क्या कि भाई यदि रूट वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन कैसे करती है तो कौन सा रीजन स्टडी करें बे? हम वो रीजन स्टडी करेंगे हम जोन ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? रूट की फिजियोलॉजी, मतलब रूट कैसे काम करती है, उसको स्टडी करने के लिए जो बेस्ट जोन है वो कौन सा है? जोन ऑफ मैच्योरेशन। अब एक बात बताओ, जोन ऑफ मेरिस्टेम तो वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करता ही नहीं है, तो हम इसमें से स्टडी करके क्या कर लेंगे? हमें यदि रूट का काम स्टडी करना है तो हम जोन ऑफ मैच्योरेशन को स्टडी करेंगे। तो मैं यहां लिख सकता हूं जोन ऑफ मैच्योरेशन है ना, जो जोन ऑफ मैच्योरेशन है जो वो बेस्ट रीजन है, बेस्ट रीजन है टू स्टडी, बेस्ट रीजन, ये जोन ऑफ मैच्योरेशन, इट इज द बेस्ट रीजन टू स्टडी एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर, एंड फिजियोलॉजी मतलब काम ऑफ रूट, रूट कैसे काम करती है और रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके लिए बेस्ट जोन है जो वो फोर्थ रीजन है। अब आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा, क्या ऑब्जर्व किया होगा आपने, कि जब हम किसी प्लांट को उखाड़ते हैं ना, उखाड़ दिया हमने, सोइल में से निकाल दिया प्लांट को, निकाल के दोबारा लगा दिया तो दोबारा ग्रो नहीं करता। क्यों?
क्या रूट नहीं आई? यस, क्या नहीं आई? ये 4 रीजन जो बड़े नाजुक थे ना, 4 रीजन वो नीचे रह गए, नीचे रह गए। 5वां रीजन हमारे हाथ में आ गया। तो जो ये 5वां रीजन हमारे हाथ में आ गया, ये वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता ही नहीं। कौन सा रीजन है जो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है? दैट इज 4th रीजन, मतलब रूट हेयर जोन है जो, वही वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है। तो यहां से हमें पता चला कि रूट के अंदर कौन से रीजन प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, तो ये शब्द है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मॉडिफिकेशन क्या होता है? देखो, मॉडिफिकेशन होता है जैसे कि मान लो आपने एक बाइक ली, बाइक का पर्पस क्या है, मतलब मेनली किस पर्पस के लिए है? वो है कम्यूट करने के लिए, इधर उधर जाने के लिए, काम से, ठीक है। तो बाइक का प्राइमरी फंक्शन है, ठीक है। लेकिन यदि आपको बाइक से कुछ और काम लेना है, वो कुछ और काम क्या होता है? जैसे कि टू अट्रैक्ट एनिमल्स, मतलब किसी को अट्रैक्ट करना है ताकि आपकी बाइक को ही देखे सारे, आपने उसको मॉडिफाई करवा लिया, उसको पीछे से उठा लिया, उसके ऊपर रंग बिरंगी लाइट लगवा ली, कुछ स्टिकर लगवा लिए, उसका हैंडल ऊपर उठा लिया, तो उसको आपने अब वो इधर उधर जाने के लिए तो पहले भी थी, लेकिन अब उसका काम इधर उधर जाना नहीं है, अब उसका काम हो गया स्पेशल, हमने उस बाइक को मॉडिफाई करवा लिया। तो रूट कौन सा मॉडिफिकेशन करेगी? क्या रूट भी अपने आप को ऐसे उठा लेती? नहीं। रूट का मॉडिफिकेशन कैसे होगा? रूट के 4 काम हमने पढ़े। क्या हमने पढ़ा? वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन, एंकर करना मतलब प्लांट को होल्ड करना, पानी वाटर, उसके अलावा फूड को स्टोर करना, और तीसरा हार्मोन बनाना। उसके अलावा यदि कोई और फंक्शन परफॉर्म करने लग जाए रूट, तो उसको हम कहेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, उसको मॉडिफिकेशन कहा जाएगा। अब मॉडिफिकेशन है ना जो बेटा, ऐसा नहीं है कि रूट के अंदर मॉडिफिकेशन टेम्परेरी होता, नहीं, परमानेंट होता है। रूट के अंदर जो मॉडिफिकेशन है वो परमानेंट फीचर होता है। ऐसा नहीं है कि रूट ने आज मॉडिफिकेशन करी है या दूसरे प्लांट में रूट मॉडिफिकेशन नहीं करेगी, नहीं, सेम प्लांट है जो, उसके अंदर वो परमानेंट फीचर, उसके बच्चों में भी जाएगा वो फीचर, ठीक है। किस पर्पज के लिए करेगा? रूट है जो बेटा, यदि उसको रूट को एक्सेस, देखो रूट फूड स्टोर करती है, सही बात है, यदि और ज्यादा फूड स्टोर करना हो, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ फूड स्टोर करना हो, तो वो मॉडिफाई हो जाएगी फूड को स्टोर करने के लिए। यदि रूट को वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करने की बजाय प्लांट को सपोर्ट करना हो, तो वो रूट मॉडिफाई हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं रूट है ना जो बेटा, कैन मॉडिफाई, रूट कैन मॉडिफाइड टू सपोर्ट प्लांट बॉडी एंड टू स्टोर फूड, एक्सेस फूड बेसिकली, यदि उसको स्टोर करना है तो वो मॉडिफाई हो जाएगी, या किसी और पर्पस के लिए भी वो मॉडिफाई हो सकती है। तो हम देखते हैं कि रूट में किस किस प्रकार का मॉडिफिकेशन हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि हम बात करें टैप रूट की, सबसे पहले हम बात करें डिफरेंशिएट करना। ये सबसे बड़ा इश्यू है मॉडिफिकेशन पढ़ने में, बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं बच्चे खामखा, क्या कि भाई वो डिफरेंशिएट नहीं करते कि टैप रूट का मॉडिफिकेशन कौन सा है और एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन कौन सा है, उसको डिफरेंशिएट ही नहीं करते वो। तो हमें सीखना है सबसे पहले कि भाई हमें पढ़ना है टैप रूट का मॉडिफिकेशन, फाइब्रस एडवेंटिशियस का नहीं। हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं टैप रूट का मॉडिफिकेशन। अब ये टैप रूट का जो मॉडिफिकेशन है ना, इसमें सबसे पहले है स्टोरेज रूट्स। जैसा कि आपका ध्यान इधर तो गया नहीं होगा, इधर ही गया होगा। तो जो ये आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं ना, ये तो है शलजम, जिसको आप सलगम भी बोल सकते हैं। ये है गाजर। ये दोनों की दोनों रूट की मॉडिफिकेशन है। कैसे? जैसे कि मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं, कौन से मैंने यहां पर एक स्ट्रक्चर बनाया, ये शायद सबको पता लग रहा होगा, दिस वन इज कैरेट, बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद पता लग रहा होगा ये वाला जो पार्ट है ये मूली है, बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद आपको पार्ट नजर आएगा, कुछ गुलाबी सा रंग होता है, ये आपको नजर आएगा, ये है सलगम, बहुत बढ़िया बात है। तो ये जो पार्ट आपको नजर आएंगे ना, ये आपने देखा होगा, ऐसे गाजर होती है, मूली होती है, ये सलजम होती है, ठीक है। ये तो मैंने इसको लिख दिया, ये हो गई कैरेट, ये हो गई कैरेट, और ये हो गई रेडिश,
रेडिश, और ये हो गया टर्निप मतलब शलगम। अब ये है क्या टेक्निकली, ये सारी सारी याद करो। टैप रूट कहां से बनती है तो हमें पता है, रेडिकल के डायरेक्ट इलोंगेशन से बनती है, और रेडिकल जब इलोंगेट होता है तो कौन सी रूट बनाता है, प्राइमरी रूट। ध्यान से समझना, ये भी प्राइमरी रूट है, ये भी प्राइमरी रूट है, और इसी के अंदर फूड स्टोरेज है। अब आप कहोगे फिर इसकी ब्रांच कहाँ है, ये इसकी ब्रांच है, सेकेंडरी रूट है ये, दीज आर सेकेंडरी रूट। ये गाजर के ऊपर आपने थोड़े थोड़े धागे से देखे होंगे, वो सेकेंडरी रूट होती है, लेकिन उसमें फूड स्टोर नहीं होता है। थोड़ा सा यदि आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा, गाजर में जो फूड स्टोरेज होता है वो प्राइमरी रूट में होता है, न कि सेकेंडरी और टर्सरी रूट में। तो मतलब ब्रांचेस रूट की ब्रांचेस है टैप रूट की, वो फूड स्टोर नहीं करती है। फूड स्टोर कौन करता है, प्राइमरी रूट है जो वो फूड स्टोर कर रही है, इन केस ऑफ टर्निप एंड कैरेट। तो जैसे कि आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये स्टोरेज रूट या ट्यूबरस रूट, ट्यूबर का मतलब होता है जो फूड स्टोर करके बड़े साइज का हो गया, उसको हम बोलते हैं ट्यूबर, ये होगी ट्यूबरस रूट। इसके बाद टैप रूट का नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है, इसके बारे में बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं कहूं कि जहां पर ऐसे एरिया जहां पर जो सोयल है ना वो है मार्सी। अब आप कहोगे ये मार्सी सोयल क्या होती है, मार्सी सोयल होती है जहां पर दलदल हो। अब इसका क्या लेना देना है दलदल का, जहां मार्सी सोयल होती है ना उस सोयल के अंदर एयर नहीं होती, एयर नहीं होती, इसका क्या फर्क पड़ेगा, इस रूट में मान लो मैं कहूंगी ये रूट है, इस रूट को एयर नहीं मिल रही, क्या फर्क पड़ेगा इस बात का, भाई एयर नहीं मिलेगी तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो रूट रेस्पायर नहीं कर पाएगी, रेस्पायर नहीं कर पाएगी तो एटीपी नहीं बना पाएगी, एटीपी नहीं बनाएगी तो मर जाएगी। मतलब क्या निकला भाई, मार्सी सोयल के अंदर प्लांट की रूट को मरने का खतरा है। यदि आप गमले के अंदर पानी डाले रखना और दलदली रखना उस सोयल को, तो प्लांट मर जाएगा। क्यों मर जाएगा, क्योंकि उस सोयल में ऑक्सीजन नहीं थी, और ऑक्सीजन ना होने की वजह से रूट की डेथ हो जाएगी। ठीक है भाई, अब प्लांट क्या करे, क्या दलदल में प्लांट ग्रो नहीं करेंगे, दलदल में प्लांट ग्रो करेंगे। तो क्या जुगाड़ करेगा प्लांट, टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है बेटा, जुगाड़ परमानेंट है। टैप रूट की ब्रांच निकालेगा, ऊपर की तरफ ग्रो करेगी, वो सोयल से ऊपर की तरफ निकल जाएगी, ऊपर की तरफ निकल गई। अब यहां पर मान लो मैं कहूंगी यहां तक पानी भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रूट है जो एयर से ऑक्सीजन लेंगी, और टिप में छेद होते हैं इसके, टिप में छेद है यहां से ऑक्सीजन ले लेगी, ऑक्सीजन ले जाएगी, रूट को ऑक्सीजन मिल जाएगी, प्लांट मस्त एनर्जी लेगा और प्लांट की डेथ भी नहीं होगी। आप इस प्लांट को देखो, ये यहां पर दलदल वाली सोयल है, मार्सी सोयल है। इस मार्सी सोयल में ये आपको ये कुछ यहां पर कुछ कांटे से नजर आएंगे कि सोयल में से कांटे निकले हुए, कांटे नहीं है, ये रूट की ब्रांच है जो कि ऊपर की तरफ ग्रो की, क्या लेने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए ऊपर की तरफ ग्रो की। और कहां से ऑक्सीजन लेगी, टिप से। तो मैं कह रहा हूं ये तो सांस लेने के लिए ऊपर आई है, तो मैंने लिख दिया रेस्पायरेटरी रूट, लिख दिया मैंने इसको। और रेस्पायरेटरी रूट को तकनीकी रूप से टेक्निकली न्यूमेटोफोर कहा जाता है। न्यूमेटोफोर, न्यूमो वर्ड है जो बेटा वो लंग्स के साथ एसोसिएटेड होता है। जैसे कि लंग्स हमारे एयर को इनटेक करने में, उससे ऑक्सीजन इनटेक करने में रोल प्ले करते हैं, ऐसे ही ये जो रेस्पिरेटरी रूट है ये भी ऑक्सीजन लेंगी और इस दलदली सोयल में प्लांट को बचा लेंगी। बहुत ही गजब का फीचर है ये। लेकिन ये कहाँ के प्लांट का फीचर है, मार्सी सोयल के प्लांट का फीचर है। ठीक है, और जो मार्सी सोयल है ये कहाँ है हमारे भारतवर्ष में, याद रखना ये है सुंदरबन डेल्टा में। सुंदरबन डेल्टा कहाँ है, तो आप बताएंगे सुंदरबन डेल्टा है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल कहाँ है, इंडिया में। इसी के साथ हमारा एक पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश, इसके अंदर भी ये मार्सी एरिया एग्जिस्ट करता है, अपना ही पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो बांग्लादेश है और वेस्ट बंगाल का जो रीजन है जहाँ पर आपने सुना होगा सबसे बड़ा डेल्टा है, वहाँ पर ही सुंदरबन डेल्टा
उसका नाम है, उसको नाम दिया गया है। वहां पर इस टाइप के प्लांट होते हैं जो कि ऐसी स्पेशल रूट बनाते हैं। टैप रूट की ब्रांचेस हैं, ये ब्रांच है टैप रूट की, और ये ऊपर की तरफ ग्रो करती है, ब्रांच ऑफ टैप रूट, और वो ऊपर की तरफ ग्रो करेगी। लेकिन आप एक बात समझना, ये रूट तो नीचे ग्रो करती है, याद करो हमने पढ़ा, रूट पानी की तरफ ग्रो करती है, रूट है जो वो ग्रेविटी की तरफ ग्रो करती है, रूट लाइट के अगेंस्ट ग्रो करती है। लेकिन ये तो उल्टी है ना, एक्सेप्शनल रूट है, एक्सेप्शनल रूट है ये, ऐसी रूट जो कि टिपिकल रूट के अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करती है, क्योंकि इनको एक स्पेशल काम करना था, इनको ऑक्सीजन लेनी थी एयर से, इसलिए ये रूट मॉडिफाई हो गई और इन्होंने स्पेशल स्ट्रक्चर बनाया, दैट इज न्यूमेटोफोर्स, मतलब रेस्पिरेटरी रूट्स। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है, किस प्लांट में पाई जाती है? ये पाई जाती है राइजोफोरा, राइजोफोरेसी फैमिली है वैसे तो, लेकिन एग्जाम्पल सिलेबस में दिया गया है राइजोफोरा, ठीक है। वैसे तो राइजोफोरेसी फैमिली के जो प्लांट है यहां एग्जिस्ट करते हैं और उनके अंदर इस प्रकार का फीचर होता है। आप एक चीज शायद आप नोट नहीं कर पा रहे होंगे, इस प्लांट को दलदल के अंदर गिरने का भी खतरा है, और गिरने से बचाने के लिए इसके पास स्टिल्ट रूट भी होती है, लेकिन ये आपके सिलेबस का हिस्सा है नहीं। स्टिल्ट रूट में आप एग्जांपल लिख सकते हैं शुगर केन, मेज के अलावा इस राइजोफोरा प्लांट का। तो राइजोफोरा प्लांट कहाँ है? सुंदरबन डेल्टा में। सुंदरबन डेल्टा कहाँ है? वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में, ठीक है। क्या फीचर है? मार्सी सोयल है। मार्सी सोयल का क्या फीचर होता है? उसमें एयर नहीं होती, ऑक्सीजन कमी होती है, प्लांट मर सकता है दलदल में, लेकिन प्लांट बचाएगा अपने आप को इन रेस्पिरेटरी रूट्स की हेल्प से। तो ये टैप रूट का मॉडिफिकेशन। टैप रूट के दो मॉडिफिकेशन हो गए, पहला तो फूड रिजर्व और दूसरा है जो वो हो गया न्यूमेटोफोर। इसके बाद नेक्स्ट अब हमें बात करनी है एडवेंटिशियस रूट की मॉडिफिकेशन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? पहले तो टैप और एडवेंटिशियस को डिफरेंशिएट करो, उससे क्या होगा ध्यान से सुनना। उससे आपको यह याद होगा कि कौन सा स्ट्रक्चर कौन सी रूट का मॉडिफिकेशन है। जैसे कि कैरेट, टर्निप और जो हमने मूली पढ़ी, मूली नाम से पता लग रहा होगा, मूल, मूल मतलब रूट, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दो कि भाई यहां पर ये एडवेंटिशियस रूट की बात करें तो जो स्वीट पोटैटो है मतलब शकरकंदी है, ये शकरकंद बोलते हैं इसको, वैसे शकरकंद है जो, वो एडवेंटिशियस रूट का स्टोरेज रूट है, टैप रूट का स्टोरेज रूट नहीं है। तो यहां पर हमने एग्जांपल लिखा स्वीट पोटैटो, ठीक है, स्वीट पोटैटो एग्जांपल लिखा। उसके अलावा और भी एग्जांपल है, लाइक डहलिया के अंदर भी, या एस्पैरागस लिख सकता हूं मैं, यहां एस्पैरागस लिख सकता हूं। एस्पैरागस में ग्रुप बनता है, गुच्छे में फूड स्टोर होगा, अभी दिखाएंगे आपको। गुच्छे को बोलते हैं फेसिक्युलेटेड, ठीक है। आप इसमें याद रखना कि ये जो है, आपको याद रखना है कि ये बाकी रूट से कैसे लोगे भाई, ये रूट अलग हो गई क्योंकि ये रूट एडवेंटिशियस है। कैरेट से कैसे अलग होगी? कैरेट भी फूड स्टोर करती है, ये भी फूड स्टोर करती है, तो फर्क क्या हुआ? फर्क हो गया ना, क्या? ये एडवेंटिशियस रूट का एग्जांपल है। उसके बाद जो कि मैंने यहां पर एस्पैरागस लिखा, सतावरी आपने शायद सुना हो, वेजिटेबल के तौर पर यूज किया जाता है, वेजिटेबल के तौर पर इसको यूज किया जाता है, ठीक है, इस एस्पैरागस को, ठीक है। और ये लिलिएसी फैमिली का मेंबर, आप चाहो तो अभी याद कर सकते हैं, नहीं तो बाद में हमें डिस्कस करना पड़ेगा। तो ये भी स्टोरेज रूट है, लेकिन कौन सी? एडवेंटिशियस, ठीक है। तो आप सोचे इस बात को कि जो कैरेट है वो तो टैप रूट की फूड स्टोर करता है, टैप रूट है जो फूड स्टोर करती है, और दूसरा जो स्वीट पोटैटो वो क्या है? वो एडवेंटिशियस रूट है जो फूड स्टोर करती है। अगली बात ये हमने डिस्कस कर लिया, क्या एडवेंटिशियस रूट जो सपोर्ट करेंगी। तो ये कौन सी रूट आपको नजर आ रही है, बताओ जल्दी से। तो हमने सबसे पहले लिखी थी प्रोप रूट। किसमें होती है प्रोप रूट? प्रोप रूट होती है बेनियन ट्री में। ये भी एक मॉडिफिकेशन है, बेनियन ट्री के अंदर होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, ये आपको नजर आ रही, शुगर केन के अंदर आपको बताया था। नेक्स्ट सपोर्टिंग रूट कौन सी बताई थी? स्टिल्ट रूट। और ये किस में बताई थी? अभी भी आपको बताया बेटा। एक तो हमने राइजोफोरा पढ़ा, राइजोफोरा तो
स्टिल्ट रूट का एग्जाम्पल नहीं है सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन शुगर केन आपको बताया, शुगर केन और उसके बाद मेज, ये सभी के सभी इन स्टिल्ट रूट के एग्जाम्पल है। स्टिल्ट को कैसे याद रखोगे? एस मतलब शुगर केन को टिल्ट होने से बचाने वाली रूट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने वाली रूट। ठीक है, तो ये है रूट का सेक्शन और इसी के साथ हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं।